नमस्कार दोस्तों, कृष्णा डिजिटल स्कूल आपके सामने प्रस्तुत करता है फाइंडिंग जॉब इन द पैंडेमिक ईरा बुक की फुल ऑडियो बुक। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर पहली बार हैं तो वीडियो में खो जाए उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यार एक बात बताओ, जब आप मोबाइल खरीदते हो तो उसके साथ एक बुक आती है, छोटी सी क्यूट सी, जिसको आप गाइड कहते हो। जब आप कोई चावल का पैकेट भी खरीदते हो ना, तो उसके पीछे भी लिखा होता है हाउ टू कुक द राइस, मतलब उसका भी हमारे पास गाइड है। लेकिन जो करियर है, जिसमें हम अपनी जिंदगी के 40 साल बिताते हैं, उसका कोई गाइड हमारे पास है ही नहीं। मतलब गड़बड़ नहीं लग रहा है यहाँ पे? कहाँ तो चावल और कहाँ करियर। अरे बेस ही गलत है हमारा। सो जितने भी करियर में प्रॉब्लम्स आती हैं, एक कॉलेज स्टूडेंट को, नए ग्रेजुएट, जॉब सीकर और वर्किंग प्रोफेशनल को, वो सारे प्रॉब्लम्स हम इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। और उसके बाद आपको गूगल और यूट्यूब किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाने की जरूरत नहीं है। हमारा आज का टॉपिक है फाइंडिंग जॉब्स इन द पेंडेमिक इरा, मतलब कोरोना के टाइम पर इतने एक्सट्रीम सिचुएशंस होने के बाद भी हम जॉब कैसे पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक क्विक ओवरव्यू देता हूं कि हम अगले 1 से 1.5 घंटे में क्या डिस्कस करेंगे, ठीक है, और बहुत ही डिटेल डिस्कशन होगा। सो ये जो पूरा कोर्स है ना, हमने इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। कैटेगरी नंबर 1, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कोरोना और जॉब मार्केट पर। जॉब्स पर क्या इफेक्ट पड़ा कोरोना की वजह से पिछले 1 से 1.5 साल में। यहाँ पर हम फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों सेक्टर्स का डिस्कशन करेंगे। कैटेगरी नंबर 2, जॉब्स कैसे ढूंढें। अरे इसी के लिए तो आप यहाँ पर आए हो। देखो, जॉब ढूंढने के 2 तरीके होते हैं। एक तो है जॉब पोर्टल के थ्रू, दैट इज naukri.com, indeed.com, glassdoor.com, और एक है अदर देन जॉब पोर्टल, जैसे रिक्रूटमेंट एजेंसी, लिंक्डइन, कम्युनिटी, और भी बहुत सारे यहाँ पे फॉर्मेट है। जितने भी हम यहाँ पर फॉर्मेट्स का डिस्कशन करेंगे, बहुत ही डिटेल में करेंगे। कैटेगरी नंबर 3, कोरोना की वजह से ना बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने हायरिंग की है। कोरोना की वजह से ना बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एम्प्लॉइज को जॉब से निकाला है। तो हम ये चेक करेंगे कि कोरोना से कौन कौन से सेक्टर में बूम आया है और कौन कौन से सेक्टर में बूम नहीं आया है। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपको कहां पर अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है। एंड कैटेगरी नंबर 4, इस पूरे जॉब प्रोसेस में आपके जो भी डाउट्स आते हैं और जो भी कंफ्यूजन्स हैं, वो सब का हम यहाँ पर डिटेल में पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कशन करेंगे। आ जाओ फटाफट से एपिसोड नंबर 2 की तरफ, जहां पर हम बात करेंगे कोरोना का इम्पैक्ट ऑन द जॉब मार्केट। हमारा आज का टॉपिक है कैटेगरी 1, दैट इज कोरोना का इम्पैक्ट ऑन द जॉब मार्केट। देखो, कंपनीज आ चुकी हैं रिमोट वर्किंग फॉर्मेट पर। बहुत सारी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को कह दिया है कि आप घर से काम कर सकते हो, और बहुत सारे वर्कर्स को जॉब से भी निकाला जा रहा है। इकोनॉमिस्ट, जिनको अर्थशास्त्री कहते हैं, वो प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट रिसेशन आ चुका है, आने वाला नहीं है, आ चुका है। और बहुत सारे जो स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स थे ना, जिनके 5 ईयर और 10 ईयर के प्लान थे, मतलब प्लान क्या होते थे कि हम पहले अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे, फिर हम 2 साल जॉब करेंगे, फिर हम एक कार EMI पे ले लेंगे, उसके 2 साल बाद या 3 साल बाद हम शादी करेंगे, और उसके 3 साल बाद हम एक घर ले लेंगे EMI पर। ये 10 ईयर का प्लान होता था। इन प्लान्स की धज्जियां उड़ चुकी हैं लिटरली, ठीक है। कोरोना की वजह से हमारी इकोनॉमी पर तो बहुत इंपैक्ट पड़ा ही है, लेकिन हमारी जॉब सर्च पे भी बहुत इंपैक्ट पड़ा है। आप जरा उन स्टूडेंट्स का सोचो जो 2020 साल 2020 और साल 2021 में ग्रेजुएट हुए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हुए हैं। ग्रेजुएट का मतलब BCom, BCA, BBA, BTech या फिर MCom, MBA, MSc, उनकी डिग्रीज 2020 और 2021 में कंप्लीट हुई है। जिनको था कि हमारा प्लेसमेंट होना है, उनको कंपनीज ने कहा कि भाई पहले हम आपका प्लेसमेंट लेंगे, फिर वो बैक ऑफ कर गई क्योंकि इकोनॉमी डाउन हो गई। उन्होंने मना कर दिया कि अब हम आपका प्लेसमेंट नहीं लेंगे। तो उन बच्चों को लग रहा है कि हम पर टैग लग चुका है कोरोना पास आउट का। तो अब पॉइंट ये आता है कि जब इतने एक्सट्रीम सिचुएशन है, तो जॉब सीकर्स जॉब कैसे ढूंढें। देखो, ध्यान से सुनना प्लीज, ईच एंड एवरीवन मेरे साथ। जॉब सीकर्स को थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक होना पड़ेगा। उन्हें वहां पर अप्लाई करना है जहां पर लेबर की कमी है या फिर जो सेक्टर ग्रो हो रहा है। देखो, कोरोना से हुआ क्या, ध्यान से समझते हैं। फिजिकल शॉप्स, बड़े बड़े मार्केट जिनको सुपर मार्केट कहते हैं, शॉपिंग मॉल, ये सब कुछ बंद हो चुके हैं। फैक्ट्रीज जिनमें जाकर ही प्रोडक्शन हो सकती थी, भाई आपको कोई कार का पार्ट बनाना है या फिर बाइक का पार्ट बनाना है, अब वो पार्ट ही बनता है 50 करोड़ की मशीन पे। तो हर एम्प्लॉय के घर पे वो 50 करोड़ की मशीन थोड़ी आएगी। तो कुछ फैक्ट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें जाकर ही काम आप कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर फैक्ट्रीज में अगर हमें काम करना है, तो वो सारी फैक्ट्रीज बंद थी, तो ये सारा का सारा प्रोडक्शन वर्क भी बंद था। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखोगे तो जो ऑनलाइन सॉल्यूशंस हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गए। कैसे? फूड ऑर्डर कंपनीज हैं, जोमेटो, स्विगी, इनमें एम्प्लॉइज की बहुत ज्यादा हायरिंग हुई, राइट। नेसेसरी गुड्स जैसे दूध, ब्रेड और डेली यूज का जो आपका सामान होता है, इसमें जो ऑनलाइन एप्स इसको डिलीवर कर रहे थे, जैसे ग्रोफर्स, मिल्क बास्केट,
बिग बास्केट और इंटरनेशनल कंपनी जैसे अमेजॉन, उनमें बहुत ज़्यादा डिमांड इंक्रीज हुई। अप्रैल 2020 में 50,000 नई जॉब्स का ऐलान किया था अमेजॉन ने कि भाई हम 50,000 एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करेंगे क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो ना कि ऑनलाइन जो दुकानें हैं जैसे अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, यूट्यूब है, गूगल है, इन पर बहुत सारे लोग आ गए। अब भाई अगर आपके आसपास आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, कोई अगर शोरूम खुलता है, ठीक है, अच्छा शोरूम है वो, और वो शोरूम का जो मालिक है ना, वो बिल काउंटर पे बैठ जाता है और वहां पर एक वो स्क्रीन लगा देता है, उसमें सारे कैमरा का जितना भी स्क्वायर्स हैं वो अपडेट होता है। मतलब अगर 3 फ्लोर का शोरूम है और उसमें 12 कैमरे हैं, तो वो 12 के 12 कैमरे एक स्क्रीन पे आ जाता है मालिक की, और वो चेक करता रहता है भाई कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर आप कोई छोटी दुकान पर जाओगे वहां पर तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन जैसे जैसे शोरूम बड़ा होता जाएगा वहां पर सिक्योरिटी इंक्रीज होती जाएगी। ऐसा आप मॉल में जाओगे तो वहां पर और भी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। लेकिन यार एक बात तो बताओ, अब ये जो ऑनलाइन दुकान है अमेजॉन वगैरह, जब यहाँ पर करोड़ों लोग डेली आ रहे हैं तो यहाँ पर भी तो सिक्योरिटी चाहिए। तो यहाँ की सिक्योरिटी कौन करता है? यहाँ से एक पर्टिकुलर करियर की ग्रोथ हुई जिसका नाम है साइबर सिक्योरिटी। कुछ जॉब रोल्स का अगर मैं आपको बताऊं तो साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर, साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी कंसल्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ सेक्टर बहुत ज्यादा बूम किए हैं। और एक सेक्टर तो ऐसा है जो आप सबको पता है, बच्चे को पता है, जिसमें बूम आया है, उस सेक्टर का नाम है हेल्थ सेक्टर। हेल्थ सेक्टर की वजह से कुछ टेम्पररी जॉब्स भी मार्केट में आई हैं, जैसे कोविड-19 टेस्टर। अब कितने हजारों लोगों की जरूरत पड़ी कि भाई कोरोना का टेस्टिंग करना है, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हुई। टेम्परेचर स्क्रीनर, आपने उन लोगों को देखा ना जिनके हाथ में एक डिवाइस होता है, वो डिवाइस को आपके माथे पर लगाता है, उसमें से एक रेड कलर की लेजर निकलती है और फिर वो कहता है जाओ अंदर। ठीक है, एक होता है फेस मास्क मेकर। पता नहीं कितने लोगों ने अपनी सिलाई की मशीन निकाल के कितने सारे मास्क बनाए हैं, सूट से मैचिंग मास्क, शर्ट से मैचिंग मास्क, घड़ी से मैचिंग मास्क, पता नहीं पूरा का पूरा बिजनेस बना दिया। लेकिन ये टेम्पररी जॉब है भाई, आज से 5 साल बाद ये जॉब होंगी शायद, हमें डाउट है, राइट। सो लॉकडाउन ने क्या किया? लॉकडाउन ने 1,22,00,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया। अगर यूएस में 2 लोग बेरोजगार है ना, ध्यान से सुनना, अगर यूएस में 2 लोग बेरोजगार है ना, तो इंडिया में 8 लोग बेरोजगार हैं। 4 टाइम्स इतना ज्यादा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है। अगर इंडिया में 100 लोग जॉब करने के लिए तैयार हैं, ठीक है, उनमें से कितने लोगों को जॉब नहीं मिल रही? वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। करने के लिए तैयार है मतलब या तो वो ग्रेजुएट हो चुके हैं या फिर उनके पास स्किल्स हैं, मतलब वो खड़े हैं मार्केट में कि भाई हमें जॉब चाहिए, लेकिन उनमें से कितनों को जॉब नहीं मिल रही? वो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट 27.1%। मतलब अगर 100 लोग इंडिया में जॉब करना चाहते हैं, उनमें से 27 लोगों को जॉब ही नहीं मिल रही। देख रहे हो किस लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट है इंडिया में, मतलब आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और बाकी तो आपको पता ही है, आपने अप्रैल, मई, जून 2020 में फोटोज भी देखी होंगी माइग्रेंट वर्कर्स की, डेली वेज अर्नर्स की, जिनको आप दिहाड़ी के मजदूर कहते हो। वो 300, 500 किलोमीटर दूर अपने घर तक पैदल गए, क्योंकि उनको रीजन क्या था? पॉइंट समझो कि उनको जॉब से निकाला क्यों गया? क्योंकि वो इनफॉर्मल सेक्टर से थे। समझ रहे हो आप मेरी बात? 2 तरह के सेक्टर होते हैं, एक तो होता है फॉर्मल सेक्टर जहां पर एक सिस्टम बना हुआ है, एकदम से आपको नहीं कह सकते कि 2 मिनट में जाओ यहां से। एक होता है इनफॉर्मल सेक्टर जहां पर कोई सिस्टम नहीं है। इंडिया में इनफॉर्मल सेक्टर 90% जॉब्स देता है। अरे तो अगर आप सोच रहे हो कि इंडिया में स्टैंडर्डाइजेशन होगा, भाई पॉसिबल ही नहीं है जब 90% जॉब्स तो इनफॉर्मल सेक्टर की है। तो कंस्ट्रक्शन रुक गई, जैसे तो कंस्ट्रक्शन रुक गई, वर्कर्स को कह दिया भाई चलो कल से मत आना। लेकिन अगर एक फॉर्मल सेक्टर है, वहां पर ऐसा थोड़ी, भाई फॉर्मल सेक्टर में जैसे ओयो है, कितना उनका बिजनेस इंपैक्ट हुआ, मेक माई ट्रिप है, कितना ज्यादा उनका बिजनेस इंपैक्ट हुआ। उन्होंने ऐसा थोड़ी कह दिया कि कल से मत आना, उन्होंने ऐसे कहा आराम से कि भाई हम आपकी 50% पे कट करेंगे, या फिर हम आपका 60% पे कट करेंगे, या फिर हम आपको आफ्टर 2 मंथ्स निकाल देंगे। उन्होंने टाइम दिया, दैट इज वाई वो फॉर्मल सेक्टर है। इनफॉर्मल टाइम नहीं देता, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। रिमोट वर्किंग अब एक पार्ट बन चुका है। आप हैरान मत होना कि जैसे कोरोना खत्म हो जाएगा ना तो रिमोट वर्किंग चली जाएगी। नहीं भैया, ये आई है और ये रुकेगी, बिल्कुल तैयारी के साथ रुकेगी। पहले एम्प्लॉय जाता था 5 डेज ऑफिस या फिर 6 डेज ऑफिस, अब उल्टा होगा, अब वो ऑफिस जाएगा 2 से 3 दिन। ठीक है, जिस दिन कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है उसी दिन उसको बुलाया जाएगा, उसी दिन हो जाएगा, बाकी वो आराम से घर से काम कर सकता है। हो सकता है आने वाले टाइम में 4 डे वीक, 5 डे वीक, ये थोड़ा सपना ही रह जाए आपके लिए। उल्टा हो जाए कि भाई 5 डे वीक वर्क फ्रॉम होम हो रहा है और 2 डेज आप ऑफिस जा रहे हो, एज द केस में। ठीक है जी, तो ये है थोड़ा सा इंपैक्ट कोरोना का जॉब मार्केट पर। इनफॉर्मल सेक्टर पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। कुछ सेक्टर्स बहुत ज्यादा बूम हुए हैं, कुछ सेक्टर्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। जो कंस्ट्रक्शन लाइन है, जहां पर जाकर ही काम हो सकता है, वहां पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है। और ओवरऑल कुछ टेम्पररी जॉब्स भी मार्केट में आई हैं। हमारा इस एपिसोड का टॉपिक है जॉब्स कैसे ढूंढे थ्रू जॉब पोर्टल। अच्छा, जॉब पोर्टल को जॉब पोर्टल ही बोलना है, जॉब वेबसाइट कोई नहीं बोलता है। ठीक है, सो जॉब पोर्टल कौन कौन से हुए? Naukri.com, Indeed.com, INDEED, Indeed.com, MonsterIndia.com एंड Glassdoor.com। ठीक है, तो एक बार स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस को चेकआउट करते हैं। सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट, जॉब सीकर, वर्किंग प्रोफेशनल को एक प्रॉब्लम होती है, वो होती है कि मुझे अपना डेटा इन वेबसाइट पर सबमिट करना चाहिए या नहीं।
ठीक है, ये प्रॉब्लम होती है ना। तो यहाँ पर एक क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप जो भी सर्च करते हो ना वो गूगल पर करते हो। जैसे आपने गूगल पर टाइप किया रेड शूज, ठीक है, अब रेड शूज की फोटो आपको फेसबुक पर भी दिखने लगेगी, इंस्टाग्राम पर भी दिखने लगेगी, मतलब रेड शूज आपके चारों तरफ आ जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब कोई ना कोई तो है जो देख रहा है कि आप क्या कर रहे हो। तो ये टेंशन तो छोड़ दो कि मेरा डेटा वहां पर अनसेफ है, अरे आपकी पूरी जिंदगी ही ऑनलाइन हो चुकी है, तो वो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हाँ, अब मैं आपको एक सजेशन देता हूं, जो आपकी जॉब अप्लाई ईमेल आईडी होगी ना, जिस ईमेल आईडी के थ्रू आप डिफरेंट जॉब्स में अप्लाई करोगे, वो ईमेल आईडी आप एक अलग से बना लीजिए। मतलब एक तो हो गई आपकी पर्सनल ईमेल आईडी और एक हो गई आपकी प्रोफेशनल ईमेल आईडी। ठीक है, उससे होगा क्या, अगर आपका प्रोफाइल है डिजिटल मार्केटिंग, आप गए naukri.com पर, वहां पर आपने डिजिटल मार्केटिंग टाइप किया, आपने प्रीफर्ड लोकेशन डाला कि भाई कोरोना के बाद मैं नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली कहीं पर भी जॉब कर सकता हूं या कर सकती हूं, मेरे पास 2 साल का एक्सपीरियंस है या फिर मेरे पास 0 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और आपके सामने 5 प्रोफाइल आ गई, आपने उनमें अप्लाई कर दिया। अब आपका जो इनबॉक्स है ना, जो ईमेल का इनबॉक्स है वो भर जाएगा, उसमें इतने प्रमोशन, इतने सोशल मैसेज, इतने प्राइमरी मैसेज आ जाएंगे ना, इतने मेल आ जाएंगे, आप परेशान हो जाओगे। तो उसका सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि आप अपनी जॉब अप्लाई की जो ईमेल आईडी है उसको अलग से रख दो, उस पर ही सारे मेल आए जॉब एप्लीकेशन से रिलेटेड। मतलब आपको दिमाग ही ना लगाना पड़े कि अगर भाई इस ईमेल आईडी पर मेल आया है इसका मतलब जॉब से रिलेटेड है। हाँ, जब 100 मेल्स वहां पर आ रहे हैं उसमें से आपने 20 का रिप्लाई कर दिया, उनमें से 3 फाइनल हो गए, अब वो जो 3 फाइनल वाले हैं उनको आप शिफ्ट कर दो अपनी पर्सनल ईमेल आईडी पर। नहीं तो कई बार बाइफर्केशन नहीं होता है, पता चला 100 मेल आ रखे थे, हमने ध्यान ही नहीं दिया कि वो अप्रूवल वगैरह या कुछ इंटरव्यू प्लान होने का मेल था, है ना, तो उनको फिर पर्सनल ईमेल आईडी पे शेयर कर दो, तो टेंशन हमारी खत्म हो जाएगी कि भाई अच्छा ठीक है, फर्स्ट टाइम वाले मेल सारे हमारे इस ईमेल पर है, फिर जो हमारे फिल्टर होते जाएंगे उसको हम पर्सनल पर शिफ्ट कर देंगे। जॉब ढूंढना भी एक जॉब है। अच्छा जी, अब इसका मतलब क्या है, अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो बिल्कुल ऐसे ढूंढनी है कि वो भी एक जॉब ही है। सुबह 8 बजे उठना है, तैयार होकर बिल्कुल प्रोफेशनल क्लोथ्स में बैठ जाना है और रात के 10 बजे तक काम करना है। हम ओवर टाइम करेंगे जॉब ढूंढने में। जितने भी मैं आपको इस ऑडियो में ये पूरे के पूरे कोर्स में टूल बताऊंगा ना, उसके अलावा कुछ नहीं है पूरे इंटरनेट पे। एक एक चीज को उठाओ और लग जाओ। ये मेरी गारंटी है कि अगर आपने शिद्दत के साथ इसको फॉलो कर लिया और आप में स्किल्स हैं तो आप 1 महीने के अंदर जॉब आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल शिद्दत के साथ, ताकत के साथ लगे रहो बस। अब जो सब स्टूडेंट्स का बहुत ज़्यादा मेजर डाउट्स तो नहीं है, लेकिन हाँ ये डाउट्स ना पता नहीं बन गए हैं मार्केट में, ठीक है, तो मैं आपको फटाफट इनको सॉल्व करके बता देता हूँ। एक तो है कि भाई कोई ऐसा बेस्ट डे है क्या जिस दिन हम अपने रिज्यूमे को सबमिट करें। भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, किस दिन हम अपने रिज्यूमे को डिफरेंट रिक्रूटर्स, एचआरस को भेजें। ठीक है, देखो मंडे होता है बहुत ज़्यादा हेक्टिक, क्योंकि सैटरडे संडे कॉर्पोरेट में होती है छुट्टी, तो मंडे को ना बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा बिजीनेस होती है। मंडे को इतना टाइम नहीं होता है ईमेल्स वगैरह पढ़ने का, आउटसाइड ईमेल्स, तो इसलिए ट्यूसडे को प्रेफरेंस दी जाती है कि अगर किसी को जॉब में अप्लाई करना है तो वो ट्यूसडे को अपना रिज्यूमे, अपना सीवी डिफरेंट रिक्रूटर्स और एचआर के साथ शेयर करे। इतना क्लियर हो गया। कोई बेस्ट मंथ है क्या, मतलब अगर हम फरवरी में अप्लाई कर रहे हैं, जनवरी में अप्लाई कर रहे हैं, नवंबर में अप्लाई कर रहे हैं, तो किस महीने में जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं? ऐसा भी बिल्कुल कुछ नहीं है, सारे महीने बराबर हैं। लेकिन अगर आप मेरे से प्रेफरेंस पूछोगे, जब ज़्यादा जॉब मार्केट में आती हैं वो कब आती हैं? वो आएंगी फरवरी, मार्च, मई और जून में। ये 4 महीने ऐसे होते हैं जिनमें 2 से 3% जॉब ज़्यादा आती है। अप्रैल में क्यों नहीं आती? क्योंकि अप्रैल में अप्रेजल होता है, सैलरी इंक्रीज होती है, तो वो मंथ थोड़ा सा बिजी होता है कंपनी के लिए। ठीक है, और आपको एक 72 आवर शेड्यूल लिखना है। अभी जरा अपने दिमाग में लिखते रहो, अगर कॉपी पेन है तो उस पर लिख लोगे तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। 72 आवर शेड्यूल। मंडे को जॉब की तैयारी करनी है, ट्यूसडे को अप्लाई करना है और वेडनेसडे को फॉलो अप लेना है। समझ में आ गई बात? फॉलो अप का भी हम डिटेल में चेकआउट करेंगे मैं क्या कह रहा हूँ। कौन कौन सी वेबसाइट ऐसी हैं जहां पर हम जॉब सर्च कर सकते हैं? अच्छा देखो, अगर आप गूगल पर जाओगे ना, इतनी सारी वेबसाइट्स आपको मिलेंगी, कंफ्यूजन हो जाएगा। और उनमें से ना बहुत ज़्यादा फेक भी है। 30 to 40% जॉब वेबसाइट फेक भी होती है। तो आप ये वेबसाइट जरूर लिख लीजिए। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार मैं आपको सीरीज में बता देता हूँ। glassdoor.com, GLASSDOOR, glassdoor.com, naukri.com, बच्चे को पता है, monsterindia.com एंड Indeed, INDEED, Indeed.com। ये 4 वेबसाइट हैं जहां पर आपको अप्लाई करना है। ठीक है, बाकी इधर उधर किसी भी वेबसाइट पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अब आते हैं, मैंने ना 300 कंपनीज में अप्लाई कर दिया, चलो जी मुबारक हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब 300 कंपनीज का मैं हिसाब कैसे रखूं? अरे भाई, कौन मुझे अप्रूवल दे रहा है, किसका इंटरव्यू प्लान है, किसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, किसने मेरा मेल ओपन नहीं किया है, ये सब मैं कैसे हिसाब रखूं? उसके लिए आपको बनानी पड़ेगी स्प्रेडशीट। क्या बनानी पड़ेगी? स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब है एक एक्सेल फाइल, और उसको सिस्टम पर नहीं बनाना है, उसको जीमेल पर बनाना है। मतलब sheets.google.com, SHEETS.GOOGLE.com।
जो इस वेबसाइट को यूज करता है उसके लिए तो ये बहुत ईजी है, जो नहीं करता उसको लगेगा पता नहीं क्या हो गया है ना। एक नॉर्मल है, बस एक्सेल का थोड़ा सा लाइट वर्जन है। यहाँ पर आप जाओगे, एक न्यू शीट क्रिएट करोगे, जॉब दिलवा दो के नाम से, ठीक है। थोड़ा सा फन भी रहना चाहिए लाइफ में, नहीं तो लाइफ बोरियत भरी हो जाती है। हम वहां पर कॉलम 1 डालेंगे कंपनी नेम, उसमें जितने भी आपकी कंपनीज में आपने अप्लाई किया है वहां पर आप कंपनी की लिस्ट बना दीजिए। नंबर 2, कॉन्टैक्ट डिटेल। अगर आप एचआर से बात कर रहे हो तो उनकी ईमेल आईडी, किसी पर्टिकुलर रिक्रूटर से बात कर रहे हो उसकी ईमेल आईडी, उसका फोन नंबर, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो सारी डिटेल आप वहां पर अपडेट कर दो, ठीक है। कॉलम 1 हो गया कंपनी नेम, कॉलम 2 हो गया कॉन्टैक्ट डिटेल, कॉलम 3 एप्लीकेशन स्टेटस। भाई आपकी एप्लीकेशन वहां रिजेक्ट हो चुकी है, आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हुई है, प्रोग्रेस में है या प्रोसेस में है, जो भी आपको लिखना है, तो वो चीज़ आप वहां पर अपडेट कर दो। भाई इससे आपको ये चीज़ पता चल जाएगी कि अच्छा अभी 15 कंपनीज में ऐसा है जहां पर मेरा प्रोग्रेस में मामला चल रहा है, 15 में ऐसा है जहां पर रिजेक्ट हो चुका है, तो रिजेक्ट वाली कंपनीज को तो साइड में रखते हैं। इससे आपको आइडिया लगता रहेगा। कॉलम नंबर 4, डेट अप्लाइड। ये क्यों जरूरी है? अगर आपने 25 अक्टूबर को अप्लाई किया है, ठीक है, और उस कंपनी ने मेंशन किया हुआ था अपने पर्टिकुलर फॉर्मेट में, अपने पर्टिकुलर कॉमर्शियल में कि भाई हमें 1 महीने के अंदर इस बंदे को रिक्रूट करना है, जितनी भी जॉब प्रोफाइल हमने मेंशन की है, ठीक है। मान लो मैं हूं, मेरा नाम है ABC कंपनी, मैंने 5 जॉब्स निकाली, भाई मुझे 5 डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव चाहिए, और ये मैंने कहा कि भाई 1 महीने के अंदर चाहिए, मतलब 25 नवंबर तक। अब आपको अप्लाई करते करते, इंटरव्यू प्लान करते करते, मेल का रिप्लाई आते आते 30 नवंबर हो गया, तो अब आपको अंदर से पता है कि आपको जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए यहां पर ये चीज लिखनी जरूरी है, डेट अप्लाइड, और नेक्स्ट कॉलम आएगा डेडलाइन फॉर द जॉब। समझ गए ना क्यों लिखा हमने? क्योंकि हमारा कोई बेवकूफ ना बना सके। पता चला जॉब्स उनकी पूरी हो गई और वो आपको, जिससे कि आपको बुरा ना लगे, बस आपको खींचे जा रहे हैं, अरे भाई हो गया ना, जॉब नहीं है तुम्हारे पास, चलो यहां से जाओ, अब हम दूसरी जगह अप्लाई करेंगे। टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी, इसलिए हमने कॉलम डाला डेडलाइन फॉर द जॉब, और लास्ट में फॉलो अपडेट, ठीक है। फॉलो अपडेट का मतलब किसी एचआर ने आपसे कहा कि भाई मैं 4 दिन बाद आपको मेल करूंगी, तो आपने लिख दिया भाई आफ्टर 4 days ऑन दिस डेट मेरे पास इस कंपनी से मेल आएगा, है ना। तो आप डेली सुबह उठोगे, आप देखोगे भाई आज 15 दिसंबर है, तो 15 दिसंबर में मेरा कोई फॉलोअप है क्या? हाँ है, 4 कंपनीज में मेरा फॉलोअप है, चलो भाई इनसे एक बार अपडेट ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला कॉलम हुआ कंपनी नेम, फिर हुआ कॉन्टैक्ट डिटेल, फिर हुआ एप्लीकेशन स्टेटस, फिर हुआ डेट अप्लाइड, फिर हुआ डेडलाइन फॉर द जॉब, फिर हुआ फॉलो अपडेट। ये पूरा का पूरा आपका स्प्रेडशीट बन जाएगा। इसको बस आपको डेली अच्छे से मैनेज करना है और आपको 110% जॉब मिलेगी ही मिलेगी, ठीक है। इसके बिना अगर आप कोशिश करोगे कुछ भी करने की, कॉपी पर लिखोगे, बहुत कुछ इधर उधर हो जाएगा, समझ नहीं आएगा क्या करना है, अननेसेसरी टेंशन क्यों लेनी है, ठीक है। सो ये था पूरा का पूरा जॉब अपडेट से रिलेटेड। आपके कुछ डाउट्स थे, जैसे जॉब में हम डेटा को सबमिट करें जॉब पोर्टल्स पर, हाँ कर सकते हो। ईमेल नोटिफिकेशन आते हैं बहुत सारे, तो आप अपनी सेपरेट ईमेल आईडी बना लो। बेस्ट डे हो गया हमारा ट्यूसडे, बेस्ट मंथ्स हो गए फरवरी, मार्च, मई और जून। 72 आवर शेड्यूल को फॉलो करना है। 4 वेबसाइट्स मैंने आपको टॉप नॉच बता दी हैं जहां पर आपको अप्लाई करना है, और एक पूरी स्प्रेडशीट का मैंने आपको प्लान बता दिया कैसे कैसे अपनी जॉब का आपको हिसाब रखना होगा, ठीक है। और बाकी आप कहीं पर भी किसी भी पोर्टल पर अप्लाई करते हो, सारी जॉब्स के लिए अप्लाई करना है। स्टार्टिंग में हमारा टारगेट है जॉब मिलना, ठीक है। तो जितनी भी जॉब्स हैं, चाहे वो किसी भी लोकेशन पर कह रहे हैं, अप्लाई तो करो। हमारे को थोड़ा सा ये तो पता चलेगा उनके इंटरव्यू वगैरह में क्या है, उसके बाद देखेंगे कि हम वो कर सकते हैं या नहीं। लोकेशन वाइज की मैं बात करूँ, स्किल्स तो आपके पास हैं ही। ऑलराइट, सो ये था एक क्विक समरी। ये है हमारा एपिसोड नंबर 4, जिसमें हम अदर देन जॉब पोर्टल चेकआउट करेंगे कैसे कैसे जॉब पाई जा सकती है। आते हैं फॉर्मेट नंबर 1 की तरफ, जो कि है प्लेसमेंट एजेंसीज। कई बार इंडिया में क्या होता है, खास करके जितने भी स्टार्टअप्स हैं, उनके पास एचआर डिपार्टमेंट या फिर 3-4 बंदों के लिए सैलरी नहीं है कि मैं 3 बंदों को या 3 एम्प्लॉयज को इसीलिए रखूं कि वो और एम्प्लॉयज को हायर कर सकें। तो वो अपनी हायरिंग को आउटसोर्स कर देते हैं कि भाई आप हमारे बेसिस पर 2 सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव, 3 ऐप डेवलपर और 5 बंदे ऑपरेशंस के हायर कर लो, हम आपको अपनी रिक्वायरमेंट बता देंगे। प्लेसमेंट एजेंसी कहती है ठीक है सर, हम आपके लिए हायरिंग करते हैं। एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। एक हो गया किसी कंपनी के पास एकदम बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है, प्रोजेक्ट है 200 करोड़ का ग्लोबल लेवल पर, उसको 500 एम्प्लॉयज की रिक्वायरमेंट है और इमीडिएट बेसिस पर है, 10 दिन के अंदर चाहिए। तो इतनी ज्यादा हायरिंग फायरिंग वो एक साथ नहीं कर सकता, वो जो पर्टिकुलर कंपनी है, तो वो हायर करता है प्लेसमेंट एजेंसी को। प्लेसमेंट एजेंसी उसके लिए सारा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंडक्ट करती है और उसको 500 अच्छे इंडिविजुअल्स जो कैलिबर के हैं वो उसको प्रोवाइड करती है कंपनी को। उसके बदले में प्लेसमेंट एजेंसी एक पर्टिकुलरली कमीशन चार्ज करती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस है प्लेसमेंट एजेंसी का। कुछ प्लेसमेंट एजेंसी इंडिया में ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क करती हैं, कुछ प्लेसमेंट एजेंसी इंडिया में ऐसी हैं जो आपसे चार्ज करती हैं। मतलब आप अगर जॉब सीकर हो, आपका नाम है यश, तो यश से वो चार्ज करती है कि भाई आप यश हमें 1000 रुपए दे दो, 2000 रुपए दे दो और हम आपके बिहाफ पे जॉब ढूंढेंगे। अब आप खाली जॉब नहीं ढूंढ रहे, अब आपके साथ एक एजेंसी भी आ चुकी है, वो भी आपके साथ जॉब ढूंढ रही है। वो अपने लिंक्स वगैरह में आपकी प्रोफाइल को शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं आपको जॉब दिलाने की। लेकिन इंडिया में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि इंडिया में ऑथेंटिक प्लेसमेंट एजेंसीज नहीं है। अगर आपको प्लेसमेंट एजेंसीज ढूंढनी है तो कैसे ढूंढोगे? आप गूगल पर जाओ और वहां पर टाइप करो प्लेसमेंट एजेंसी इन नोएडा, प्लेसमेंट एजेंसी इन गुड़गांव, प्लेसमेंट एजेंसी इन दिल्ली। मतलब जहां पर भी आपका रीजन है, जहां पर भी आप रह रहे हो, उस सिटी स्टेट का वहां पर प्लेसमेंट एजेंसी टाइप कीजिए, ठीक है।
फिर आप जो फर्स्ट पेज पर रिजल्ट आता है ना गूगल पे, जो 10 to 15 रिजल्ट्स होते हैं, बस उन्हीं को फोकस करना है। उसमें आपको कोई जेन्युइन वेबसाइट अगर मिलती है तो उसमें तो आप अपनी प्रोफाइल वगैरह सबमिट कर सकते हो, लेकिन अगर जेन्युइन वेबसाइट नहीं मिल रही है तो फिर आप वहां पर कुछ भी अप्लाई मत कीजिए। जेन्युइन वेबसाइट का पता कैसे चलेगा? देखो, कोई वेबसाइट आपको क्लिक कराती है, उसके बाद वो एक पॉपअप पे ले जाती है, फिर दोबारा एक विंडो ओपन हो जाती है, फिर वो दोबारा किसी चीज पर क्लिक कराती है, फिर दोबारा कराती है, मतलब वो क्लिक कराते रहता है आपसे। तो एक वेबसाइट पर जाकर आपको अनकंफर्टेबल फील हो जाएगा कि यार ये तो बहुत पॉपअप ला रहे हैं, बहुत ही इधर उधर लेके जा रहे हैं, एक वायरस वाला जो एक्टिविटी है वो डिटेक्ट हो जाता है कई बार। वो सारी की सारी वेबसाइट्स फेक है, ठीक है, सारी वेबसाइट्स फेक है। एक होती है जेन्युइन वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट बनी हुई है, वहां पर आपका एक प्रॉपर अकाउंट क्रिएट होगा, वहां पर आपकी प्रॉपर प्रोफाइल सबमिट होगी और वो एकदम आपको मेल भी करते हैं। एक हाँ लगता है कि भाई स्टैंडर्डाइजेशन, तो वो होती है जेन्युइन वेबसाइट। तो आप अपने पर्टिकुलर एरिया में प्लेसमेंट एजेंसी टाइप कीजिए कि प्लेसमेंट एजेंसी इन नोएडा, प्लेसमेंट एजेंसी इन दिल्ली, और अगर वहां पे फर्स्ट पेज पे कुछ आ जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छा है, मुबारक हो, आप वहां पर अप्लाई कर दो। लेकिन अगर फर्स्ट पेज पे कुछ नहीं आता है, इधर उधर कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके एरिया में प्लेसमेंट एजेंसी एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। और एक चीज का आपको यहाँ पर याद रखना है, फेक प्लेसमेंट एजेंसीज बहुत सारी हैं, ठीक है। वो आपसे कहेंगे आप हमें 5,000 रुपए दे दो, 10,000 रुपए दे दो, और वो गारंटी दे देती हैं कि जॉब लगवा ही देंगे हम आपकी, 10,000 रुपए, 15,000 रुपए, 20,000 रुपए महीना की। गलत है ये चीज, वो चीज नहीं करनी है जो ऐसे गारंटी लेकर करे ना, नहीं कि भाई आप मुझे इंटरव्यू तक पहुंचा दो, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी है, मेरी स्किल्स है, ठीक है। आप उनको ऐसे जवाब देना, फेक प्लेसमेंट एजेंसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। ये था पॉइंट नंबर 1, लेकिन इस पर कुछ कंडीशन है, हो सकता है शायद आपके एरिया में हो सकता है ना हो। पॉइंट नंबर 2, लिंक्डइन। अरे ये तो इंडिया के क्या वर्ल्ड के हर कोने में अवेलेबल है। मेरी बात ध्यान से सुनो, चाहे उसके बाद 1 मिनट का रेस्ट ले लेना, लेकिन ये बात सुन लीजिए प्लीज ध्यान से। अगर आपको जॉब चाहिए और आप लिंक्डइन यूज नहीं करते तो एक बात याद रखना, आप प्रोफेशनल वर्ल्ड के लिए डेड हो चुके हो, ठीक है। लिंक्डइन पर इतने ज्यादा प्रोफेशनल्स हैं, इतनी बड़ी कम्युनिटी वो बन गई है, उन्होंने डायरेक्ट फीचर आपको दे दिया लिंक्डइन पर जॉब्स का, ठीक है। आप जाओ लिंक्डइन पर, बाद मेरे ये जो ऑडियो सुनते सुनते जाओ, वहां पर आपको जॉब्स का सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो, फिर आप वहां पर फिल्टर डालो कि भाई मुझे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग, फाइनेंस, ऐप डेवलपमेंट, कोडिंग, इन चीज से रिलेटेड जॉब चाहिए। आप अपना लोकेशन डालो, सर्च करो, काफी सारी जॉब्स आ जाएंगी, बहुत सारे एचआर की प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। जिन जिन एचआर्स ने, जिन जिन रिक्रूटर ने डाल रखा है कि भाई हमें इस प्रोफाइल पर रिक्वायरमेंट है। लेकिन लिंक्डइन पर आपकी एक जिम्मेदारी बढ़ गई। बोलो क्या जिम्मेदारी? ये है कि आपको वहां पर अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड करनी पड़ेगी। भाई पहले तो क्या होता था, जॉब पोर्टल में आप खाली अपना रिज्यूमे बिल्ड करते थे, लेकिन लिंक्डइन पर आपको अपनी प्रोफाइल भी बिल्ड करनी पड़ेगी रिज्यूमे के साथ साथ, ठीक है। और जितने भी जॉब हायरिंग के पोस्ट हैं उनमें कमेंट करो, आप सर्च में टाइप करो, आपका फील्ड में मान के चलता हूं ऐप डेवलपमेंट है, आपने ऐप डेवलपमेंट एचआरस ऐसे करके डाला, ऐप डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स, तो जितने भी एचआर हैं जो ऐप डेवलपमेंट वर्ल्ड में वर्क कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल आपके सामने आ जाएगी। उनको आप रिक्वेस्ट भेजो, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते कोई बात नहीं, आप उनको फॉलो कर लो, ठीक है। फॉलो करने के बाद वो कोई भी पोस्ट अगर करते हैं वो आपको दिख जाएगा। समझ में आ रही है बात? आप जैसे ही उनको फॉलो करना स्टार्ट करते हो, उन्होंने लेट्स टेक एन एग्जांपल आफ्टर 5 डेज एक पोस्ट कर दिया है, क्या कि भाई मुझे 5 ऐप डेवलपर की रिक्वायरमेंट है। तो आप नोटिस करोगे, अगर आप लिंक्डइन यूज करते हो तो आप मेरे से कनेक्ट कर जाओगे, नहीं करते हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी समझने में। कमेंट में आता है इंटरेस्टेड, हाउ कैन आई कॉन्टैक्ट यू, मुझे जॉब चाहिए, ऐसे ऐसे कमेंट्स आते हैं। नहीं, अरे ये तो बड़े बेसिक कमेंट्स हैं। अगर किसी ने जॉब रिक्वायरमेंट डाला है उसको कहो कि मैम आई हैव मेल्ड यू, मैम आई एम गुड फॉर दिस पर्टिकुलर रोल, मेरे पास इतना एक्सपीरियंस है और अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है डू लेट मी नो। इस टाइप से कुछ कमेंट करो, ये कुछ अपना स्पेशल कमेंट बनाओ, जो 1000 लोग कमेंट करेंगे ना उनसे डिफरेंट होना है, उनसे एक स्टेप आगे जाना है, ठीक है। तो हर कोई ऐसे ही सोचने लगा तो अरे नहीं सोचता है, सोचने में ही तो दिमाग जाता है, करने में तो सिर्फ 1 मिनट ही लगता है, राइट। हम डेली सुबह 5 बजे उठेंगे, उठने में तो 1 सेकंड है लेकिन सोचने में ही तो बहुत कुछ है, राइट। सो आप उस चीज को समझिए, कोई नहीं करता है, आप करो। अभी अगर ये बात सुन रहे हो करो, यहाँ तक आए हो तो करो, अच्छे से कमेंट सोचो कि भाई अच्छा अगर इस टाइप का कमेंट आया, इस टाइप की पोस्ट आई तो मैं ऐसे रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और लिंक्डइन पर अपना नेटवर्क बनाओ, अपनी प्रोफाइल बनानी स्टार्ट करो। अगर आप फाइनेंस फील्ड के हो तो डालो कि भाई अगले 3 साल में फाइनेंस में क्या चेंज होंगे, राइट। पिछले 2 साल में कोरोना की वजह से क्या इंपैक्ट पड़ा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में हो तो यूट्यूब पर पर डे यूजर्स कितने इंक्रीज हो गए कोरोना की वजह से, इंस्टाग्राम पर पर डे यूजर्स कितने इंक्रीज हो गए, एड रेवेन्यू कितना इंक्रीज हो गया, राइट। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग वर्ल्ड में हो तो इलस्ट्रेटर के कोई नए अपडेट्स आए हैं वो वहां पर आप डालो, आफ्टर इफेक्ट्स का कुछ आया है वो आप वहां पर डालो। आप जिस भी फील्ड से रिलेटेड हो उससे रिलेटेड कंटेंट, सेल्स नहीं, ये नहीं कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, ऐसे कोई नहीं देगा। आप वहां पर कंटेंट डालो, अपने आप को दिखाओ कि मैं प्रोफेशनल हूं इस पर्टिकुलर फील्ड में, चाहे फाइनेंस है, ऑपरेशन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, कुछ भी है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप कंटेंट पोस्ट करोगे ना, लोग आपके प्रोफाइल पर आने स्टार्ट हो जाएंगे। और हो सकता है क्या पता अगले दिन ऐसी किस्मत चल जाए कि कोई एचआर सुबह उठे, वो सर्च करे लिंक्डइन पर आपका नाम, या फिर अगर आपका नाम इतना बड़ा बन चुका है तो नहीं तो वो प्रोफाइल सर्च करे ऐप डेवलपमेंट और वो ज्योग्राफिकल लोकेशन डाले और आपकी प्रोफाइल सबसे ऊपर आ जाए।
पूछो क्यों आएगी? क्योंकि भाई आप इतना ज़्यादा कंटेंट पोस्ट करते हो, उस पर इतना एंगेजमेंट है, लाइक्स आते हैं, कमेंट आते हैं, एकदम से नहीं आएगा, मिनिमम 2 से 3 महीने लगेंगे। तो उसकी वजह से एचआर ने आपको कॉन्टैक्ट किया, भाई आपके जॉब में इंटरेस्टेड हो। कहाँ तो आप जॉब ढूंढ रहे थे, कहाँ जॉब आपके पास चल कर आ रही है, राइट? तो इसलिए लिंक्डइन पर अपनी एंगेजिंग प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करो, स्टैट्स डालो वहाँ पर, अपने प्रोफाइल से रिलेटेड फैक्ट्स डालो, मार्केट का ओरिएंटेशन डालो, और देखो और लोग क्या डालते हैं, उससे रिलेटेड कॉपी करने की कोशिश करो। मेरी बात समझिए, A+B का होल स्क्वायर हर बुक में सेम है, लेकिन कौन उसको कैसे प्रेजेंट करता है वो है असली गेम। मेरी बात समझ रहे हो? वही एक अच्छा टीचर और बेकार टीचर कहलाता है। तो कंटेंट वही रहेगा, लेकिन आप उसको कैसे प्रेजेंट कर रहे हो लिंक्डइन पर, वो ही असली गेम है। तो लिंक्डइन पर अपनी प्रोफाइल बिल्डिंग स्टार्ट करो और बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओ लिंक्डइन पर। दिस इज पॉइंट नंबर 2। अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 पर, जो कि है कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड ईमेलिंग। ठीक है, कोल्ड कॉलिंग का मतलब क्या है? कहीं से आपको कहीं जुगाड़ से कैसे भी एक नंबर मिल गया और आपको पता चल गया कि भाई ये जो कंपनी है ये हायर कर रही है ऐप डेवलपर, और आप एक ऐप डेवलपर हो। आपने डायरेक्ट उस नंबर पे कॉल कर दिया कि मैम मुझे जॉब की रिक्वायरमेंट है, क्या आपके पास जॉब अवेलेबल है? ये है कोल्ड कॉलिंग। सेम ऐसे ही होता है कोल्ड ईमेलिंग। आपको दूर दूर से पता चल गया कि भाई यहाँ इस कंपनी में जॉब अवेलेबल है, तो आपने वहाँ पर अपना ईमेल कर दिया, अपना CV वहाँ पर सेंड कर दिया। ठीक है, ये किस केस में वर्क करता है? जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं कि उनका काम ग्रो हो गया, बहुत सारे लोकल शॉपकीपर हैं, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, स्मॉल स्टार्टअप्स हैं जो डिजिटली वर्क करते थे, उनका काम इंक्रीज हो गया है कोरोना की वजह से। तो आप इनको कोल्ड कॉल कर सकते हो, उनको कस्टमर बन के आप कॉल कीजिए। वेबसाइट पर कस्टमर के लिए तो नंबर होता है ना, उसके थ्रू आप कॉल कर सकते हो। ज्यादा नहीं करना है, नहीं तो इरिटेट हो जाएंगे लोग, लेकिन एक आध बार आप कॉल कर सकते हो और उनको जेन्युइनली पूछो कि मैं ये वाला वर्क करता हूँ और आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो डू लेट मी नो, मैं आपको कभी भी निराश नहीं करूंगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कोल्ड कॉलिंग और कोल्ड ईमेलिंग। अगर आपने 100 लोगों को कॉल किया, एक का रिप्लाई आएगा, ये मेरी गारंटी है, एक से ज्यादा का नहीं आएगा। कोल्ड कॉलिंग या कोल्ड ईमेलिंग का जो सक्सेस परसेंटेज है वो है 1%, और बहुत ही अच्छे आप कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट हो तो 2%, इससे ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप अडॉप्ट कर सकते हो, और ये करना है फ्री टाइम में, क्योंकि इसका सक्सेस परसेंटेज कम है। जब आपका पूरे दिन काम खत्म हो गया शाम 5 बजे तक, तो आप 3 घंटे कोल्ड ईमेलिंग कर सकते हो। अगले दिन सुबह दिन के 2 बजे तक आपका सारा काम खत्म हो गया, तो फिर आप 5 बजे तक कोल्ड कॉलिंग कर सकते हो। ठीक है, यह है पॉइंट नंबर 3। अब आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ, जॉब्स इन न्यूज़पेपर। अरे भाई, न्यूज़पेपर में भी तो जॉब होती है, बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं, जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इनमें अलग अलग सेक्शन होते हैं जॉब्स के। ठीक है, लेकिन हाँ, न्यूज़पेपर में जो ज्यादातर जॉब्स मिलती है ना, वो सिविल और मैकेनिकल रिलेटेड मिलती हैं। ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो डेली बेसिस पर जॉब वैकेंसी बताते हैं, और कुछ न्यूज़पेपर ऐसे हैं जो वीकली बेसिस पर जॉब वैकेंसी को बताते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हो, बट डेली एक्टिवली आप ये सारे न्यूज़पेपर्स या तो डिजिटली परचेज कर सकते हो, आप इनकी वेबसाइट पर जाकर, वहाँ पर बहुत सस्ते हैं, और अगर घर पे मंगाना है तो वही 3-4-5 रुपये पर डे का ये न्यूज़पेपर आता है, आप वो भी मंगा सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। और डेली बेसिस पर मॉर्निंग में कि ठीक है भाई 30 to 35 मिनट्स मुझे एक बार ये न्यूज़पेपर चेकआउट करने हैं। इसको अपने हैबिट में आप डाल लीजिए, तभी इसका पार्ट बनेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा बोर्डम आता है न्यूज़पेपर पढ़ने में। ठीक है, और वो जो क्लासिफाइड एड्स होते हैं ना, जिनकी ब्लैक बैकग्राउंड होती है और व्हाइट टेक्स्ट लिखा होता है, दिमाग में इमेज बन चुकी होगी अभी तक, वो जो ब्लैक बैकग्राउंड पे व्हाइट टेक्स्ट होता है, उसमें 80% ऐड होते हैं नकली, फेक। मतलब आप उनको कॉल करते हो, वो आपसे काम करा लेते हैं, फिर पैसे नहीं देते। तो उन लोगों का बस ध्यान रखना है, वो जो क्लासिफाइड एड्स हैं उन पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है बस। ठीक है, तो जॉब्स इन न्यूज़पेपर, ये है हमारा पॉइंट नंबर 4। अब आता है पॉइंट नंबर 5, बहुत इंटरेस्टिंग है। मदद मांगोगे तो मदद मिलेगी। देखो मेरी बात सुनो, एक लिस्ट बनाओ, मेरे कहने से एक बार बना लो बस। ठीक है, जितने भी रिश्तेदार हैं स्लैश आपके पड़ोसी हैं, कुछ भी आप उन्हें कहते हो, उनका पूरा एक लिस्ट बना लो। फिर एक लिस्ट बना लो आप अपना एक्सेल पे, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनका, फिर जितने भी सीनियर्स हैं, चाहे स्कूल के हों चाहे कॉलेजेस के हों, या फिर आपने कोई सर्टिफिकेशन डिप्लोमा जहाँ से भी किया है वहाँ के जो सीनियर हैं उनका एक लिस्ट बना लो, और सबको एक एक करके फिर चेक करो, अच्छा ये वाला बंदा मेरे काम आ सकता है, नहीं, ये इंडिविजुअल क्या मेरे काम आ सकता है, नहीं। और उनको काम से रिलेटेड कॉल नहीं करना, उनको तो इन जनरल कॉल करना है। अरे और बताओ भैया कैसे हो, अरे दीदी बहुत दिन हो गए थे आपसे बात किए हुए, 1-2 साल से कोई शादी भी नहीं हो रही है, तो हमारा मिलना भी नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा आपको कॉल कर लूँ। इस टाइप से उनसे कनेक्ट करो, और फिर उनको बताओ कि दीदी भैया मेरे को जॉब की रिक्वायरमेंट है, मैं इस फील्ड में मास्टर हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ ग्रो करने की, मैं अभी भी एक सर्टिफिकेशन कोर्स कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर फील्ड में, जिससे मेरी नॉलेज अपडेटेड रहे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी जॉब का पता चले इस फील्ड से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे बताएं। ठीक है, इसका मतलब हो गया दुनिया को बता दो कि भैया हमें जॉब चाहिए। हाँ, अगर आप उस सोच के हो कि दुनिया का रोग क्या कहेंगे लोग, तो यार मेरी बात सुन, जो जॉब चाहिए, माई जॉब इज माई जॉब, नन ऑफ योर जॉब। ठीक है, तो ये चीज आप दिमाग में रखो, जॉब चाहिए तो सामने से मांगते हैं हम, चोरी छुपे कभी भी जॉब नहीं मांगी जाती। सामने आकर कह रहे हैं भाई जॉब चाहिए, चाहिए तो चाहिए, हम मांगेंगे तो मांगेंगे। ठीक है, सबको कॉल करो, सीनियर्स को कॉल करो, बात करो उनसे, कैसे भी अगर आपको लिंक मिलता है, किसी सीनियर का पता चलता है कि भाई वो उस कंपनी में जॉब कर रहा है, उस कंपनी से आपका कोई फायदा हो सकता है, उनसे बात करो, हर एक से बात करने की कोशिश करो, और जेन्युइन कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना, और लास्ट में अपने जॉब से रिलेटेड कहकर उनको बाय कह देना। ठीक है, उनको जितना कम एहसास हो कि आपने जॉब के लिए कॉल किया है उतना अच्छा है, उतने हमारे लॉन्ग टर्म रिलेशंस रहेंगे। सो 5th इज मदद मांगोगे तो भैया तभी तो मदद मिलेगी। अपने सीनियर से, अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों से, जो आपको एलिजिबल लगता है उनसे आप प्लीज रिक्वेस्ट कीजिए कि मुझे जॉब चाहिए, सामने से आकर कहो। ठीक है,
पॉइंट नंबर 6, कम्युनिटी बिल्डिंग। अरे अपने जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड जितने भी फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पर ग्रुप्स हैं, टेलीग्राम पर जितने भी अपडेट्स आते हैं, सब पर कनेक्टेड रहो। ठीक है, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, डिजाइनर्स की जॉब कहाँ पर है ये सबसे ज्यादा डिजाइनर्स को ही पता है। डिजिटल मार्केटिंग की जॉब कहाँ पर है ये सबसे ज्यादा जो डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में है ना, उनको ही पता है। तो अगर उस पर्टिकुलर एरिया का, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का पार्ट बन गए ना, जो डिजिटल मार्केटिंग की है, ऑपरेशन की है, डेवलपमेंट की है, एचआर की है, मार्केटिंग की है, सेल्स की है, किसी भी फील्ड की है, तो वहां पर ऑटोमेटिकली बहुत सारी जॉब्स आने लगती हैं। ठीक है, आप वैसे देखो ऑफलाइन फॉर्मेट में आपको एसोसिएशन मिलती है, प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसे डॉक्टर की एसोसिएशन होती है, रियल एस्टेट वालों की एसोसिएशन होती है, केमिस्ट की भी एसोसिएशन होती है, यहाँ तक कि केमिकल वालों की भी एसोसिएशन होती है, जो केमिकल मैन्युफैक्चरर होते हैं। तो आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन नहीं आया कि ये जो ऐप डेवलपर है, ये जो डिजिटल जॉब्स हैं जिनकी 2-2, 3-3 लाख रुपए महीने तक की सैलरी है, उनकी कोई एसोसिएशन नहीं होगी? देखो जो डिजिटल जॉब्स है ना, उनकी सबकी एसोसिएशन भी डिजिटल ही हैं। आपको लिंक्डइन पर ग्रुप्स, फेसबुक पर ग्रुप्स, व्हाट्सएप पर सारे ग्रुप्स में कनेक्ट होना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा, राइट। अगर 100 डिजाइनर्स को, जो अच्छे डिजाइनर्स हैं, जॉब कर रहे हैं, उनको पता है कि आपको, यश को एक जॉब चाहिए, तो इसका मतलब अगले 1 से 2 महीने में आपको जॉब मिल जाएगी, अगर प्रोवाइडेड आपके पास स्किल्स है। पॉइंट नंबर 7, रेफरल्स। यार कमाल की बात बताता हूँ, मतलब आपको हंसी आएगी सुन के, अगर आपको ये बात नहीं पता थी तो 50 to 60% कंपनीज, प्लीज ध्यान से सुनना, 50 to 60% कंपनीज ऐसी हैं जो अपने एम्प्लॉय को इंसेंटिव देती है, बोनस देती है, कि अगर उन्होंने एक अच्छे कैंडिडेट को कंपनी को दिलवा दिया तो उन्हें इंसेंटिव मिलेगा। सुनो मेरी बात, मैं एक कंपनी में जॉब करता हूँ, ठीक है, आप मेरे छोटे भाई हो या फिर छोटी बहन हो, जो भी आपको कंसिडर करना है, आप मेरे पास आए कि भैया मैंने ऐप डेवलपमेंट का कोर्स किया हुआ है 6 मंथ्स का, और मैं इस पर्टिकुलर फील्ड में ग्रेजुएट हूँ, ये मेरा प्रोफाइल है, मैंने ये इन प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, ठीक है। आपने मुझे वो सब कुछ दिखाया, मुझे लगा भाई हाँ भाई जेन्युइन तरीके से इस बच्चे में दम है, राइट, ये मेरे भाई पे या मेरी बहन में एक जेन्युइन क्वालिटी है, जेन्युइन स्किल है, और वो अच्छे से जॉब कर सकते हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपनी कंपनी में रेफर करता हूँ। मैं अपनी कंपनी में गया, मैंने एचआर से कहा कि भाई ऐप डेवलपमेंट में कोई वैकेंसी है क्या? उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है 2 से 3 महीने बाद आ जाए। तो मैं उनसे कहूँगा कि चलो जब आ जाए तब बता देना। 3 महीने बाद एचआर मेरे पास आए, आप कह रहे थे ऐप डेवलपमेंट की वैकेंसी वो आ चुकी है। मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपसे कहा कि भाई आप अपना प्रोफाइल वगैरह मुझे सेंड करो, मैं आपका इंटरव्यू प्लान कराता हूँ। आप आए, आपने अच्छे से इंटरव्यू दिया, ठीक है, मेरा काम था आपको एंट्री कराने का, आपने अच्छे से इंटरव्यू दिया, आपका सिलेक्शन हो गया। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद आपने इतनी मेहनत से प्रोजेक्ट पर वर्क किया कि क्लाइंट जो है, भाई कंपनी का जो क्लाइंट है वो बहुत खुश हुआ, उससे कंपनी बहुत खुश हो गई, तो कंपनी को एक अच्छा एम्प्लॉय मिल गया। तो जब अप्रैल में अप्रेजल होता है ना, सैलरी जो बढ़ती है, उस टाइम मेरे को फ्री में सैलरी में इंक्रीज मिल जाएगा या बोनस मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इतने अच्छे एम्प्लॉय को कंपनी में ज्वाइन कराया। अब आई बात समझ में? अब तो आ गया होगा यार। ओके, फाइंडर फी जो मुझे मिला ना, इसको फाइंडर फी कहते हैं कॉर्पोरेट लैंग्वेज में। तो आप ऐसे भी रेफरल्स कर सकते हो, अगर आपके सीनियर्स हैं या फिर आपके भैया दीदी हैं या फिर आपके लिंक्डइन पर आप किनसे भी कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप उनको ऐसा मैसेज कर सकते हो कि मैम, सर, भैया, दीदी, भाभी, चाचा, चाची, जो भी है, कि आपको रेफरल बोनस भी मिल सकता है, आपको फाइंडर फी भी मिलेगी। आप प्लीज मुझे एक बार रेफर करके देखिए, मैं आपका नाम रोशन करूंगा, मैं कंपनी में आपको एक ऐसा दिलाऊंगा पोजीशन कि देखो ये वो बंदा है जो, या फिर जो एक्स बंदे ने रिकमेंड किया था, ठीक है। तो इस तरीके से आप हल्का सा उनको लालच भी दे सकते हो। यह है पॉइंट नंबर 7, दैट इज रेफरल्स। इसका प्लीज पॉजिटिवली यूज करें, ये माइंड चेंजिंग, लाइफ चेंजिंग, करियर चेंजिंग सब कुछ बन सकता है, ठीक है। दिस इज पॉइंट नंबर 7। चलते हैं पॉइंट नंबर 8, दैट इज कंपनी वेबसाइट्स। कंपनी वेबसाइट्स में क्या है? आपकी कोई ड्रीम कंपनी है, गूगल, अमेजॉन, एप्पल, इस टाइप की कंपनी, ठीक है। आपने ड्रीम कंपनीज की पूरी एक लिस्ट बना दी और उनकी वेबसाइट पे गए और अप्लाई कर दिया। तक वैसे तो जॉब मिलने रही है, गूगल में जॉब मिल जाएगी क्या? अरे अप्लाई तो करो, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं अप्लाई करने में। अगर वहां पर जॉब हुई तो अप्लाई कर दो, जाता क्या है, ठीक है ना। इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता। समझ रहे हो आप मेरी बात? फिर जिन जिन कंपनीज में, यहाँ पर एक पॉइंट है, फिर जिन जिन कंपनीज में आपने जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया था, जैसे Naukri.com, उसके थ्रू आपने जनपैक्ट में अप्लाई किया और 7 दिन हो गए अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया, तो आप अब जनपैक्ट की वेबसाइट पर जाओ, ठीक है। वहां पर अगर प्रोफाइल अवेलेबल है जॉब के लिए, वहां से अप्लाई करो। वहां से बिल्कुल उनको बताओ कि भाई देखो मैं Naukri.com से, मॉन्स्टर इंडिया, ग्लासडोर से भी आया हूं और मैं कंपनी वेबसाइट से भी आया हूं, ठीक है। हल्का सा प्रोएक्टिव एनर्जी दिखाओ उनको कि भाई ठीक है मैं बहुत ज्यादा एक्टिव हूं। तो कंपनी वेबसाइट पर जाकर क्या होता है, एक आपको प्रेफरेंस मिल जाता है कि भाई अच्छा, एक तो जॉब पोर्टल वाले हो गए और एक आ गए जो कंपनी की वेबसाइट ढूंढकर वहां पर आकर सर्च करके अप्लाई करके गए, है ना। तो कंपनी वेबसाइट वालों को हल्का सा प्रेफरेंस मिलता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो पॉइंट नंबर 8 इज कंपनी वेबसाइट। एक तो आपकी ड्रीम कंपनीज, उनमें अप्लाई कर दो, और एक आ गई जितनी भी कंपनीज में आपने पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया है और जिनका रिजल्ट या फिर जिनका रिप्लाई अभी तक नहीं आया है, ठीक है जी। एंड पॉइंट नंबर 9, इंटर्नशिप्स। ये सबसे बेस्ट पॉइंट है पूरी सीरीज का, ध्यान से सुनना।
मैं हूं, मेरे को अभी एम्प्लॉयज की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आपका मेरे पास मेल आता है कि हेलो कैसे हो आपकी लाइफ कैसी चल रही है। मैं सोशल मीडिया में पिछले 1 साल से वर्क करता हूं, मैं खुद पोस्टिंग करता हूं अपने पेजेस पर, मैंने अपना पेज बनाया हुआ है और मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए सोशल मीडिया पे वर्क करूं। अब अगर आपके पास जॉब ओपनिंग है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए इंटर्नशिप करने के लिए तैयार हूं। मैं आपके लिए 2 महीने की इंटर्नशिप करूंगा। मुझे आप वर्क फ्रॉम होम दीजिए जिससे मेरा आने जाने का खर्चा ना हो। पूरी बात सुनते रहना, ये मेल चल रहा है अभी तक। वर्क फ्रॉम होम आप जॉब दीजिए जिससे मेरा आने जाने का खर्चा ना हो, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे पैसे भी आपको देने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से ही बोल दो कि भाई मुझे पैसे नहीं चाहिए, आप 1 महीना मेरे से काम करा कर देखो, अगर आपको पसंद आता है फिर आप जेन्युइनली जो आपको लगेगा वो दे देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पर मेल पढ़ रहा हूँ, मुझे बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की, लेकिन मैंने कहा यार चलो एक बार ट्राई करने में क्या जाता है भाई, मेरा लॉस क्या है। एक बंदा मुझसे कह रहा है कि मैं फ्री में आपका काम करूंगा, पसंद आए तो रख लेना वरना छोड़ देना। मेरी बात समझ रहे हो? तो ऐसे करके आपने मेल किया, विन विन सिचुएशन है ये मेरे लिए। मैंने कह दिया ओके ठीक है, आप आए, आपने बहुत अच्छे से काम किया, शिद्दत के साथ काम किया, जो दुनिया 4 महीने में काम करती है आपने 1 महीने में किया, मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपको बेसिक पे पर रखते हैं कि अगर एक सोशल मीडिया एग्जीक्यूटिव की 30,000 की सैलरी है तो मैं आपको 10,000 से स्टार्ट करता हूँ। कहाँ तो मैं आपको जॉब नहीं देने वाला था और कहाँ मैंने आपको 10,000 से स्टार्ट कर दिया। फिर आपने ग्रो किया कंपनी में, 1 ईयर हो गया, बहुत दबा के मेहनत की। अब आपने कहा कि देखो मेरा रिजल्ट ये है, फिर तो रिजल्ट बोलता है, रिजल्ट के बेसिस पर फिर आपका अप्रेजल होता चला जाएगा। अब आप इंडस्ट्री में आ गए, फिर लिंक बनते चले जाएंगे और जॉब प्रॉस्पेक्ट इंक्रीज हो जाएंगे। पॉइंट क्या है? पॉइंट मेरे भैया ये है कि इंटर्नशिप्स के थ्रू आपकी एंट्री हो गई। समझ रहे आप मेरी बात? इंटर्नशिप के थ्रू ये सीक्रेट गेट से एंट्री हो गई। किसी भी कंपनी में अगर आपको एंट्री करनी है और उनके पास अभी जॉब्स नहीं है तो इंटर्नशिप के थ्रू एंट्री कर जाओ, अंदर तो आ गए कंपनी के भाई, वो जो बाहर गेट पे खड़े थे उससे अंदर तो आ गए। अब आगे दिमाग लगाएंगे कैसे करना है। पहला टारगेट होगा खर्चे निकालना, जो भी हमारे एक्सपेंस हो रहे हैं उस कंपनी से रिलेटेड, चाहे वो वाईफाई है, चाहे वो अभी तो आने जाने की कॉस्ट नहीं है लेकिन वैसे बाद में आने जाने की कॉस्ट होगी, कुछ भी एक्सपेंस है वो एक्सपेंस निकालना। उसके बाद फिर धीरे धीरे सैलरी में इंक्रीज कराना, ठीक है। तो ये है सीक्रेट गेट। सामने वाले को ऐसा कर दो कि आपका तो कोई लॉस है ही नहीं, काम मैं आपके लिए करूंगा, फ्री में करूंगा, बस मुझे सर्टिफिकेट दे देना, पसंद आए तो रख लेना वरना छोड़ देना, ठीक है। इसके लिए लेकिन अपनी स्किल पर हमें भरोसा होना चाहिए कि करके दिखाना है भाई, ठीक है ना। ये है हमारा पॉइंट नंबर 9। अब आते हैं पॉइंट नंबर 10 की तरफ, क्रिएटिव आइडियाज टू अप्लाई। बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक बार आपने फ्लिपकार्ट पे एक प्रोफाइल देखी थी, आज से 3 साल पहले बड़ी वायरल हुई थी वो। उस बंदे ने अपने आप को फ्लिपकार्ट पे बेचा हुआ था। कैसे? उसने कहा जैसे फ्रिज होता है ना, तो फ्रिज की जगह अपनी प्रोडक्ट में अपना फोटो लगा दिया, उसमें सैंपल वगैरह में एक बार अपना 30-40 सेकंड का अपना रिव्यू डाल दिया, वारंटी में डाल दिया अनलिमिटेड, ठीक है। अपना प्राइस डाल दिया 25 लाख रुपए साल, और उसमें लिख दिया कि भाई इस प्रोडक्ट में क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या लॉस हैं, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, हैंडल विद सेफ्टी। मतलब उसने पूरा जॉब प्रोफाइल बना दिया यार फ्लिपकार्ट पे। मतलब कहाँ तो आ गया कि लोग naukri.com पे प्रोफाइल बना रहे हैं और एक आ गया कि लोग फ्लिपकार्ट पे प्रोफाइल बना रहे हैं। तो 1-2 लोगों ने, 1-2 जो कंपनीज हैं उन्होंने उसको अप्लाई करने के लिए कहा था, तो शायद उसका फिर रिक्रूटमेंट हो गया था उसी लेवल पर, ठीक है। एक था ह्यूमन बिलबोर्ड। बिलबोर्ड मतलब जो आप बैनर देखते हो। उसने क्या किया, सोशल मीडिया पर एक कार्डबोर्ड का डब्बा पकड़ा और उस पर एक बड़ा सा चार्ट पेपर चिपकाया और उस पर लिख दिया मुझे जॉब चाहिए, और वो उठाकर फोटो पोस्ट कर दिया अपने सोशल मीडिया पे। बाय चांस वो वायरल हो गई, ठीक है। मतलब ऐसा कभी कभी होता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटेजीज। वो वायरल हो गई, 1-2 कंपनीज ने उसको जॉब ऑफर कर दिया, ठीक है। एक 200 रुपए की टी शर्ट है, आपने वो प्रिंट कराई और उस पर लिखवा दिया मुझे जॉब दिलवा दो, ठीक है। और उसको पहनकर आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर शॉर्ट्स बना रहे हो, तो ये भी एक तरीका है। अगर आप किसी शू कंपनी में अप्लाई कर रहे हो या फिर आप किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में कर रहे हो, क्लोथिंग कंपनी में कर रहे हो, तो आपने अपने प्रोफाइल को उस हिसाब से बना दिया, वो जो सीवी है। अगर शू कंपनी में अप्लाई कर रहे हो तो वो जो सीवी पढ़ते हुए लग रहा है कि हल्का सा एक रिफ्लेक्शन आ रहा है शूज का, मतलब हमने उस कंपनी के अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर दिया सीवी को अपने। तो ये भी तरीका है। तो ये कुछ क्रिएटिव आइडियाज हैं, ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। लॉकडाउन से पहले के भी हैं, कुछ लॉकडाउन के टाइम के भी हैं। तो आप अपना खुद का क्रिएटिव तरीका सोच सकते हो कि भैया आपको कैसे अप्लाई करना है, ठीक है। इनसे क्या होगा, ये तो ये चलेंगे नहीं, और अगर चल गए तो आपको इतनी जॉब ऑफर आएंगे आप परेशान हो जाओगे। अभी तो आप ढूंढ रहे हो कहाँ जाऊं, फिर आप ढूंढोगे किस में जाऊं, राइट। तो क्रिएटिव आइडियाज भी आप यूज कर सकते हो जॉब में अप्लाई करने के लिए, थोड़ा सा अगर आपका खुराफाती दिमाग है, ठीक है जी। पॉइंट नंबर 11, डिजिटल जॉब फेयर्स। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। बुक माई शो पर मैंने देखा था आज से 4 से 5 महीने पहले 2 से 3 जॉब फेयर कंडक्ट हुए थे उस पर, ठीक है। 2 से 3 जॉब फेयर कंडक्ट हुए थे। उसमें ज्यादातर ना प्रमोशनल कंटेंट होता है, आपको पता है, मतलब हर कंपनी अपने बारे में बोलकर चली जाती है, ठीक है। तो जितनी भी कंपनीज हैं उनका एक प्रोफाइल था, उनका डीबीसी था, जिसको डिजिटल बिजनेस कार्ड कहते हैं। विजिटिंग कार्ड होता है ना, तो जॉब फेयर में हर कोई अपना विजिटिंग कार्ड देता है। तो ऑनलाइन बिजनेस में, ऑनलाइन मीटिंग में डिजिटल बिजनेस कार्ड था, तो वो एक्सचेंज होते हैं। और बाई चांस अगर आपके सामने कोई एचआर आ गया डिजिटली बात करते हुए, तो आप ये मानिए भैया वो इंटरव्यू ही चल रहा है, ठीक है। वो डिजिटल इंटरव्यू है आपका, आपको 100% तरीके से उसको इंप्रेस करना है, ठीक है। और अगर आपको सब कुछ पता है अपने फील्ड से रिलेटेड, तो आपको जॉब मिल जाएगी, मतलब आपको कोई जॉब दिलवाने से रोक नहीं सकता,
ठीक है। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, डिजिटली जॉब फेयर थोड़े से कम होते हैं। आपको डालना है, आप जिस भी मंथ में हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है। तो आप जिस भी मंथ में, आपको डालना है भाई डिजिटल जॉब फेयर इन द मंथ ऑफ सितंबर, डिजिटल जॉब फेयर इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। अब किस्मत है कि आपने डाला और कोई जॉब फेयर आसपास आ गया 10 to 15 डेज में, हो सकता है वो आपसे 100-200 रुपए एंट्री फीस चार्ज करें, आप तुरंत दे दीजिए, ठीक है। तो हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, मतलब ज्यादा चांसेस है ना मिलने के। ये है प्लेसमेंट एजेंसी की तरह पॉइंट, किस्मत चली गई तो मिल गया, नहीं चली तो नहीं मिला। तो ये भी आप सर्च कर सकते हो आफ्टर 4 to 5 डेज, तो हो सकता है कोई नया जॉब फेयर आए तो उसका आपको पता चल जाए, ठीक है। एंड पॉइंट नंबर 12, जो कि सबसे लास्ट पॉइंट है, माइंड को एक्सपेंड करो। अपने फील्ड में अगर जॉब नहीं मिल रही है, मेरी बात ध्यान से सुनना, अपने फील्ड में अगर जॉब नहीं मिल रही है तो किसी और फील्ड से रिलेटेड जॉब कर लो, ठीक है। नए नए फील्ड्स ग्रो हो रहे हैं, कंटेंट मार्केटर, ग्रोथ हैकर, यूआई डिजाइनर। ग्रोथ हैकर आज से 5 साल पहले किसी को टर्म ही नहीं पता था, और आज से 5 साल बाद ये एक बहुत बड़ा टर्म बन जाएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ, ग्रोथ हैकर, ठीक है। बाकी डिटेल हम अपस्किलिंग वाला जो कोर्स होगा ना, वो भी 1.5-2 घंटे का कोर्स होगा, बहुत मजा आएगा आपको उसमें हम बात करेंगे अपस्किलिंग में, कि कैसे कैसे आपको अपने आप को अपस्किल करना है, कब करना है, क्यों करना है, ठीक है। तो अब जो बच्चा इस दुनिया में आया है, बर्थ जिसका अब हो चुका है, मेरी बात ध्यान से सुनना, आज जिसका बर्थ हुआ है, जब वो जॉब करेगा, 60% जॉब्स इस टाइम अवेलेबल भी नहीं है। और ये क्या हो गया, एकदम से क्या बता दिया मैंने। मतलब अगर आज कोई बच्चा पैदा हुआ है और वो आज से 20 साल बाद जो जॉब करेगा, उनमें से 60% जॉब इस टाइम अवेलेबल ही नहीं है। इतना मार्केट चेंज हो रहा है, तो इसलिए अपने माइंड को एक्सपेंड करो। अगर लगता है कि मैं किसी फील्ड में जा सकता हूँ, मेरे में इंग्लिश का फ्लेयर है तो मैं कंटेंट राइटिंग में जा सकता हूँ, मुझे मैथ्स आती है अच्छी तो मैं डेटा एनालिटिक्स में जा सकता हूँ, मेरे में बैठने की कैपेसिटी में 12-12 घंटे काम कर सकता हूँ, तो मैं सोशल मीडिया आइडिएशन में जा सकता हूँ। अपने अंदर को पहचानो और अपने माइंड को एक्सपेंड करो कि अगर यहाँ पर जॉब नहीं मिल रही है तो कोई और फील्ड एकदम से नहीं छोड़ना है, लेकिन हाँ 10% हम दूसरे फील्ड में ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। इसी के साथ ये एपिसोड होता है समाप्त। 12 पॉइंट्स हमने इसमें डिस्कस किए, आई होप आपको काफी नॉलेज मिली होगी। एंड इसको फटाफट सब पैक करते हैं। समरी आपको पता है, मैंने आपको डिफरेंट फॉर्मेट्स बताए हैं जॉब में अप्लाई करने के, सारे पॉइंट्स हो चुके हैं खत्म। और ये है एपिसोड नंबर 5। इसमें हम डिस्कस करेंगे ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं इंडिया लेवल पर जिनमें ग्रोथ हुई है कोरोना की वजह से, जिन्होंने हायरिंग की है, फायरिंग नहीं की है। चलते हैं सेक्टर नंबर 1 की तरफ, जिसका नाम है शिपिंग एंड डिलीवरी कंपनीज। अमेजॉन ने 1 लाख वर्कर्स 2021 में अपने डिलीवरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए हायर किए हैं। इसके अलावा जितनी भी कोरियर कंपनीज हैं, जैसे ब्लू डार्ट है, उनकी बहुत ज्यादा डिमांड इंक्रीज हो गई है। हाँ, इन कंपनीज को थोड़ा कहा जा रहा है कि भाई इस टाइम दुनिया घर में बैठी है और ये डिलीवरी करा रहे हैं अपने एम्प्लॉइज से, लेकिन इन्होंने वैक्सीनेशन ड्राइव कंडक्ट कराया है अपने एम्प्लॉइज के लिए, अपने डिलीवरी बॉयज के लिए, राइट। डिलीवरी बॉयज / डिलीवरी गर्ल्स, दिल्ली एनसीआर में डिलीवरी गर्ल्स भी आपको दिख जाएंगी, वो भी खाना लाते हुए दिखती हैं। तो बहुत बड़ी बात है, माइंडसेट चेंज हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। जोमेटो, स्विगी, आप यहाँ पर भी देखोगे ना, तो इन्होंने भी वैक्सीनेशन ड्राइव अपने पर्टिकुलर ऑफिस में कंडक्ट करी है डिफरेंट डिलीवरी बॉयज के लिए, कि भाई हमारे जो बॉयज और गर्ल्स हैं वो डिलीवरी कर रहे हैं एक्सट्रीम में, तो हमने उनके लिए फ्री में वैक्सीनेशन ड्राइव की है, ठीक है। तो इस टाइप से पूरा का पूरा डिलीवरी सिस्टम ग्रो हुआ है। मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ग्रो नहीं हो रहा है इस टाइम। मैन्युफैक्चरिंग एक ऐसा सेक्टर होता था, कुछ भी हो जाए वो जरूर ग्रो होता था, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा है। शिपिंग एंड डिलीवरी कंपनीज बहुत बड़े स्केल पर ग्रो हो चुकी हैं, ठीक है। तो आप अगर अप्लाई कर रहे हो, इन कंपनीज में अप्लाई करो। तक हम तो डिलीवरी सिस्टम में नहीं जाना चाहते। अरे मेरी बात समझो, अगर जोमेटो ने 10,000 डिलीवरी बॉयज को हायर किया है, तो ऑटोमेटिकली उनको मैनेज करने के लिए टीम चाहिए। अब वो जो सेल्स करेंगे उसको मैनेज करने के लिए सेल्स टीम चाहिए, उस पूरे प्रोडक्ट को मैनेज करने के लिए फाइनेंस की टीम चाहिए। अगर एक जगह उन्होंने हायरिंग की है ना, तो ऑटोमेटिकली हर जगह हायरिंग होगी। मेरी बात समझ रहे हो आप। अगर एक सेक्टर में, एक पर्टिकुलर जॉनर में हायरिंग हुई है, तो सारे सेक्टर्स में, सारे जॉनर्स में हायरिंग होगी, क्योंकि सब कुछ इंटर रिलेटेड है ना। तो अगर आपको जो भी फील्ड में जॉब करना है, चाहे वो फाइनेंस है, तो आप जोमेटो टाइप कंपनीज है, जितनी भी ऑनलाइन डिलीवरी मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो। कोई कंपनी आपको लग रहा है डिलीवरी में इन्वॉल्व है, अप्लाई कर दो, बात खत्म। शॉर्ट क्रिस्प तरीका। यह है हमारा पॉइंट नंबर 1, दैट इज शिपिंग एंड डिलीवरी कंपनीज। सेक्टर नंबर 2, ऑनलाइन लर्निंग कंपनीज। यहां तो इस लेवल का बूम आया है, आप सोच भी नहीं सकते। उसका मैं आपको बेसिक रीजन बताऊं क्या है, ध्यान से समझना। टीचर्स को, जो स्कूल टीचर्स हैं, उनको जूम ऐप इंस्टॉल करना पड़ा। टीचर्स जो हैं उनको जूम ऐप इंस्टॉल करना पड़ा। और जो ऑनलाइन लर्निंग वाले टीचर्स हैं, जो उन कंपनीज में पढ़ा रहे थे, उनके पास 4-4 लाख रुपए के स्मार्ट बोर्ड अवेलेबल थे। मतलब आप गैप देख रहे हो कितना था। एक टीचर तो पढ़ा रहा है स्मार्ट बोर्ड पर, और एक टीचर अभी जूम ऐप को इंस्टॉल कर रहा है। उसकी वजह से जो गैप था वो बहुत बड़ा हो गया। अब तो टीचर्स, स्कूल टीचर्स बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन जब आया था कोरोना तब बहुत कुछ गड़बड़ थी। उसकी वजह से ऑनलाइन लर्निंग कंपनीज एकदम बूम कर गई, बहुत सारा उनका रेवेन्यू जनरेट हुआ। और ऐसा मत समझना कि इनके यूट्यूब चैनल पे जो 5 टीचर हैं, बस यही 5 टीचर पढ़ाते हैं। अरे भाई, हर टीचर की अपनी खुद की एक कंटेंट टीम है। समरी नोट्स,
वाइवा क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, लॉन्ग आंसर्स, शॉर्ट आंसर्स, मेमोरी बुकलेट्स, चैप्टर वाइज असेसमेंट, ये सारा कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है हर क्लास के लिए और हर बार नया होता है, हर बार इसमें वेरिएशन होता है। तो हर टीचर की 10 to 15 इंडिविजुअल्स की कंटेंट टीम है। तो अगर आप एकेडमिक रिलेटेड वर्क करना चाहते हो और आपको पसंद है सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज देना, या फिर आप एक एस्पायरिंग टीचर हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो ऑनलाइन लर्निंग कंपनीज में। तो जितने भी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स हैं जो ग्रोथ हो चुकी थी जिनकी ऑफलाइन वर्ल्ड में, जिनका अच्छा खासा नाम है आपके पर्टिकुलर एरिया में भी, आप उनको कह सकते हो कि मैं आपका ऑनलाइन कंटेंट मैनेज करने में हेल्प कर सकता हूँ, मैं आपको ये कंटेंट बना के दूंगा, ये बना के दूंगी, और आप इसको यूट्यूब पर पोस्ट कीजिए या फिर आप इसको गूगल पर, इंस्टा पर पोस्ट कीजिए। अब यही तरीका है, उनको थोड़ी सी नॉलेज देनी पड़ेगी ऑनलाइन की और वो एकदम तैयार हो जाएंगे। थोड़ा बेसिक अर्निंग से स्टार्ट करना, ये नहीं कि मुझे 1 लाख 2 लाख पर मंथ चाहिए। आप बेसिक अर्निंग से स्टार्ट करना जो वो आराम से आपको दे सकें। उसके बाद जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है ना, आप सामने वाले से कुछ भी मांग सकते हो। अगर आप उसको बिजनेस ग्रो करने में हेल्प कर रहे हो, आप उससे कुछ भी मांग लीजिए, वो आपको पक्का देगा। राइट, सो यह है पॉइंट नंबर 2। ऑनलाइन लर्निंग कंपनीज जितनी भी हैं आप उनमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फाइनेंस इंडिविजुअल हो, टेक फील्ड से हो, तो उनके ऐप मैनेजमेंट, उनकी वेबसाइट मैनेजमेंट में इस टाइम बहुत बड़ी टीम इन्वॉल्व है, आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आते हैं सेक्टर नंबर 3 की तरफ, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज। और इसको ना मैंने बहुत ही ब्रॉड टर्म में रखा है। मतलब मैं एसईओ को अलग सेक्टर ले सकता था, सोशल मीडिया को अलग सेक्टर ले सकता था, वीडियो एडिटिंग को अलग सेक्टर ले सकता था, लेकिन मैंने इन सबको एक ही सेक्टर में कंसिडर किया है। अब अगर आपको मैं कहूं इंडिया का नहीं वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल कौन सा है? गूगल। अरे भाई, गूगल से ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो कौन सेल करता है? आप डॉट भी टाइप कर दो, आप ABC ये अल्फाबेट भी टाइप कर दो, इससे रिलेटेड भी हजारों करोड़ों लोगों ने कुछ ना कुछ गूगल पर डाल रखा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वो दुनिया की सबसे बड़ी दुकान है। अब अगर मुझे डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग चाहिए, हल्का सा मैं आपको एसईओ समझाता हूं क्या है। अगर आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हो तो आप मेरी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग चाहिए, ठीक है जी, आप गूगल पर टाइप करते हो, तो अगर एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से देखोगे तो टॉप 4 रिजल्ट पर 80% लोग क्लिक करते हैं। वो जो ब्लू कलर की लाइंस आती है ना, तो टॉप 4 रिजल्ट तक ही लोग जाते हैं। 5th पर जाने की जगह वो ऊपर सर्च में अपनी जो क्वेरी है उसको चेंज कर देते हैं, लेकिन जाते वो टॉप 4 रिजल्ट तक है। तो अगर आपकी वेबसाइट उन टॉप 4 रिजल्ट में ना आई तो फिर तो आप कोई बिजनेस करते ही नहीं हो, भले ही आप कितने बढ़िया ट्रेनर हो, क्या फर्क पड़ता है? आना है उन टॉप 4 रिजल्ट्स में, तो उसके लिए चाहिए होता है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल क्या है? सर्च इंजन। ऑप्टिमाइजेशन मतलब उसके साथ काम करना, तो सर्च इंजन के साथ काम करने को कहेंगे एसईओ। ठीक है, तो एसईओ एनालिस्ट, एसईओ स्ट्रेटेजिस्ट, इनकी बहुत ज्यादा जॉब्स इंक्रीज हुई हैं, हद से ज्यादा जॉब्स इंक्रीज हुई हैं। पर्टिकुलरली कंपनीज ने आके कहा है डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज से कि भाई मुझे इन 2 कीवर्ड पे, जो भी वो टाइप करते हैं ना गूगल पर, उसको कीवर्ड कहते हैं, कि मुझे इन 2 या 3 कीवर्ड पे रैंक करना है बस टॉप 4 में, मेरा बिजनेस सारा इनसे आएगा। ऐसे बहुत डिमांड इंक्रीज हुई है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज जहां पर इंस्टा, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, स्नैपचैट, यहां पर हर ब्रांड को एक्टिव होना है। हर ब्रांड ने कहा कि भाई हमें अपने पोस्ट बनाने हैं। ठीक है, मैं आपको एक स्टैट्स देता हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन अगर आपको जॉब मार्केट में जाना है तो ये टर्म्स आपके लिए वहां पर यूज किए जाएंगे, तो आपको जानना पड़ेगा इनके बारे में। नाइकी सबको पता है, शूज में नंबर 1 ब्रांड है और टी शर्ट्स वगैरह में भी उसका बहुत बड़ा ब्रांड हो चुका है। नाइकी का D2C, मेरे साथ बोल देंगे क्या? D2C, डायरेक्ट टू कंज्यूमर। डायरेक्ट टू कंज्यूमर का मतलब आप नाइकी के शूज खरीदते हो या फिर टी शर्ट खरीदते हो, तो अभी कहाँ जाते हो? आउटलेट पर जाते हो। ये तो मॉल में आपको कहीं नाइकी का शोरूम मिल जाता है, या फिर आप डिफरेंट शॉप्स पे जाते हो, वहां पर भी आपको नाइकी के शूज मिल जाते हैं। ठीक है, वो सोच रहे थे कि डायरेक्ट टू कंज्यूमर मतलब आप Nike.com पर जाओ, वहां पर अपना शूज का साइज डालो, शूज पसंद करो और उसको ऑर्डर कर दो। ये होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, कोई बीच में आया नहीं। वो चाह रहे थे कि हमारा D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिजनेस 2025 तक 50 to 60% हो जाए, मतलब आउटलेट का यूज ना करना पड़े उनको, वो डायरेक्ट वेबसाइट से सेल कर सकें। और जो इनका जो 2025 का टारगेट था ना, ये 2020 में ही पूरा हो गया। मतलब कहाँ तो उनका 5 साल का टारगेट था कि हम 50 to 60% प्रोडक्ट अपने डिजिटली बेचेंगे, और कहाँ उन्होंने 2020 में ये सारा टारगेट पूरा कर दिया। तो मुझे एक बात जरा सोच के बताओ कि ये बेचा कैसे होगा? अरे भाई, सोशल मीडिया के थ्रू ही तो बेचा होगा। यूट्यूब पर एड्स बनाए होंगे, यूट्यूब पर कंटेंट क्रिएटर यूट्यूबर से वीडियो बनवाई होंगी, इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से बहुत ज्यादा सेलिंग कराई होगी, एसईओ कराया होगा डिफरेंट कीवर्ड्स पर, रेड शूज, ब्लू शूज, मेहरून शूज, पर्पल शूज, हर एक पे उन्होंने एसईओ कराया होगा, बहुत ज्यादा कॉमर्शियल्स बनाए होंगे, अच्छी स्टोरीज बनाई होंगी। ये सारा का सारा काम डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज तो करती हैं, या फिर इनको मीडिया कंपनीज भी कहते हैं। तो आप डिमांड देख रहे हो किस लेवल से इंक्रीज हो गई। पहले नाइकी ना बिलबोर्ड पे खर्च करता था। बिलबोर्ड मैंने आपको बताया क्या है, बैनर। आप सीपी में आओगे, सीपी दिल्ली, यहाँ पर एक बिलबोर्ड की कॉस्ट है 3 लाख रुपीज पर डे। सुनो तो सही, 3 लाख रुपीज पर डे, महीने का 90 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए के आसपास मिनिमम है ये। तो वो वाली जो कंपनीज हैं, क्योंकि आपको रोड पे तो था नहीं, उन्होंने वो थोड़ा सा पैसा डिजिटली लगाकर देखा, उनके रिजल्ट बहुत अच्छा है बड़ी कंपनीज के। तो अब इस साल का 2021 का प्लस 2020 का और आने वाले सालों का भी हम होप करते हैं, उनका सबसे बड़ा एक्सपेंस होगा मीडिया कंपनीज पर। पहले होता था टीवी एड्स, बिलबोर्ड्स, अब होगा मीडिया कंपनीज।
तो डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड में इतनी ज़्यादा ग्रोथ होगी। अभी अगर आपको दिख रहा है कि हो चुकी है, नहीं, अभी असली ग्रोथ आनी बाकी है, क्योंकि बड़ी कंपनीज ने भी अपने यहाँ पर बजट नहीं लगाए हैं। जब वो अपने 10-10, 20-20 हज़ार करोड़ यहाँ पर खर्च करेंगे ना, तब आपको दिखेगा अच्छा अब हुआ है मार्केट ग्रो। तो डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में आपको अप्लाई करना है। अगर आप इन रोल्स में हो, SEO, PPC, गूगल एडवर्ड्स, सोशल मीडिया, है ना, आइडिएशन वर्ल्ड, तो फिर तो आप करते ही इनमें अप्लाई हो। लेकिन अगर आप फाइनेंस फील्ड के भी हो, तो फाइनेंस में भी आप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज में एज अ फाइनेंशियल एनालिस्ट अप्लाई करो। टेक के बंदे हो तो आप इन्हीं कंपनीज में अप्लाई करो, क्योंकि ये सेक्टर्स ओवरऑल बहुत ज्यादा ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। सेक्टर नंबर 4, कस्टमर सर्विस रोल्स। ठीक है, ध्यान से समझना प्लीज, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। सारी दुकानें बंद हो गई ऑफलाइन, सब लोग चले गए नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम पर मूवीज देखने। ठीक है जी। उसके बाद वो डिलीवरी करने के लिए चले गए अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर कि भैया कुछ भी चाहिए 2 से 3 दिन के अंदर अमेजॉन फ्लिपकार्ट में से कोई ना कोई तो दे जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई बात। लेकिन अब जो 50+ एज वाले हैं, जो अगर 300 रुपए का भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं ना, तो 50 बार चेक करते थे। वो जो मेंटालिटी वाले लोग हैं, वो अगर ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो कैसे करेंगे? अरे भाई, अगर वो ऑनलाइन ऑर्डर करेंगे तो वो तो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जान ले लेंगे, राइट। अगर वो बात कैसे करता है, मैंने ये स्टैट्स पढ़ा है कि बेटा मेरा ऑर्डर आ जाएगा, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं होगी मेरा ऑर्डर आने में। 55-60 वाले जो लोग हैं उन्होंने ऐसे बात की है। तो अब जब इतने सारे 50+ वाले लोग आ गए, तो वो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स का टाइम बहुत ज्यादा यूज कर रहे थे, तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई कि भाई कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स चाहिए। ठीक है, कंपनीज ने आउटसोर्स कर दिया कि भाई हमें अपने 1000 कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव दे दो 1 साल के लिए। इतना ज्यादा क्वेरी आ रही थी, तो ये पर्टिकुलर जो सेक्टर है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, बहुत ज्यादा इसमें डिमांड इंक्रीज हुई है। तो आप अगर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव रोल में, तो आप इनमें अप्लाई करो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करो। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो जान लगा दो अपनी 100%। सेक्टर ग्रो कर रहा है, आप में कोई ना कोई गड़बड़ अभी बच रही है, इसका मतलब सेक्टर में कमी नहीं है। अगर जॉब नहीं मिल रही है ना, सेक्टर ग्रो कर रहा है, आप में कमी है, उसको पहचानो और ठीक करो। और अगर आप दूसरे फील्ड से हो, फाइनेंस, टेक, तो फिर आप इन कंपनीज में उन पर्टिकुलर प्रोफाइल पर अप्लाई करो। ठीक है, बाकी मैंने अप्लाई करने का तरीका प्रीवियस एपिसोड में बताया था, वो आप यूज कर सकते हो। सेक्टर नंबर 5 बड़ा इंटरेस्टिंग है, चाइल्ड केयर एट होम। आप ट्रेडिशनल फॉर्मेट में जाओगे ना, तो वो तो कहेंगे अरे मेड का काम है तो, लेकिन नहीं, अब यहाँ पर आओ ना मॉडर्न फॉर्मेट पर। गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत अच्छा है। मैं आपको एक बार रीजन बताता हूँ इसका क्यों ग्रो हुआ। पहले क्या होता था, कंप्यूटर्स होते थे, कंप्यूटर में कंप्यूटर है, माउस है, उसका कीबोर्ड है, CPU है, एक पूरा का पूरा सिस्टम था। टेबल पूरी की पूरी जो कंप्यूटर है वो घेर लेता था। ठीक है, लेकिन जब शाम को 5 से 6 बजे एम्प्लॉय ऑफिस से जाता था, वो कोई काम नहीं कर सकता था, क्योंकि भाई अब तो वो घर पे आ गया और कंप्यूटर है उसको ऑफिस में, तो उसके पास कोई काम नहीं आता था। अब डिजिटल होने से क्या हुआ, वर्क फ्रॉम होम होने की वजह से क्या हुआ, हर एम्प्लॉय के पास लैपटॉप आ गया। अब लैपटॉप के अगर फायदे हैं कि भाई कहीं से भी काम कर सकते हो, तो नुकसान भी है। नुकसान क्या है कि कहीं से भी काम कर सकते हो। अब 10 बजे भी कॉल आ जाती है, 11 बजे भी कॉल आ जाती है। तो आप मेट्रो सिटीज में देखोगे ना, जो पेरेंट्स पहले 8 से 10 घंटे काम करते थे, वो अब 14 से 15 घंटे काम कर रहे हैं, क्योंकि लैपटॉप आ चुका है उनके पास। तो उनको अपने बच्चे के लिए एक केयर टेकर की जरूरत है, जिस पर वो रिलाय कर सकते हैं। और ऐसा नहीं कि कम कम सैलरी होती है, 25 to 30,000 रुपीज तक सैलरी है। ठीक है, और आप जैसे जैसे पेरेंट्स को टारगेट करते जाओगे, वैसे वैसे ये सैलरी इंक्रीज होती जाएगी, और बहुत बढ़िया कनेक्शन बनता है आपका फैमिली से। आप उनकी जनरेशन को संभाल रहे हो, राइट। सो आपसे सारी बातें शेयर करता है, आप उनके फैमिली का पार्ट बन जाते हो। आपको मेड की तरह ट्रीट नहीं किया जाता है, वो ट्रेडिशनल मेंटालिटी हटा दो। यहाँ पर एक बहुत बड़ा करियर बन जाएगा। जब ये करियर बन जाएगा, आप इसकी रिस्पेक्ट करोगे, तब यहाँ पर इतनी ज्यादा जॉब्स के लिए डिमांड नहीं रहेगी। अभी आप इसकी रिस्पेक्ट करो, जाओ यहाँ पर देखो, बहुत ज्यादा पेरेंट्स को रिक्वायरमेंट है। ठीक है, बहुत ज्यादा एजेंसीज हैं जो ये पर्टिकुलर काम करती हैं, बहुत ज्यादा एप्स हैं, नैनी एप्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। तो ये पर्टिकुलर सेक्टर भी ग्रो हुआ है। सेक्टर नंबर 6, डेटा एनालिसिस। आप पुराने जमाने के लोगों से बात करोगे ना, जिनकी एज अभी 50+ है, तो वो अगर अमीर को किसी को बताना ना कि भाई इसके पास बहुत पैसा है, तो वो कहता है इसके पास क्या तेल के कुएं हैं, राइट। वो ऐसे कहते थे, डेटा इज द न्यू ऑयल। आज के जमाने में जिसके पास डेटा है ना, वो उतना ही अमीर है जो पुराने जमाने में तेल के कुएं रखता था। समझ रहे हो। फेसबुक क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है। अमेजॉन क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है। गूगल क्या करता है, डेटा कलेक्ट करता है। अरे अब जो इतना सारा जो डेटा हो गया, अब उसका करना क्या है, उसका अब एनालिसिस होगा, दवा के एनालिसिस होगा, डिफरेंट टूल्स यूज होंगे, हजारों लोगों की टीम लगेगी, और डेटा एनालिसिस होने के बाद सॉल्यूशंस निकल के आएंगे कि भाई अच्छा इसकी वजह से हम ये चीज कर सकते हैं। ठीक है, अमेजॉन पर एक दिन में 10 करोड़ लोग आते हैं, तो उनका डेटा आया, डेटा एनालिसिस टीम ने उसको एनालाइज किया और कहा कि सर ये जो 3rd पेज है ना, जो उनकी टीम के हेड है, 3rd पेज पर बहुत सारे लोग आते हैं और एकदम से चले जाते हैं, मतलब वहां पर वो रुक नहीं रहे। उनका जो विजिटिंग टाइम है वो यहाँ पर 15 सेकंड है, बाकी सारे पेजेस पे 30-40 सेकंड है। तो इस पेज पे हमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। तो ये डिसीजन हुआ, डेटा को एनालाइज किया टीम ने बैठकर, और एक छोटा सा डिसीजन बताया भाई इस पेज में कुछ चेंज होगा। तो ऐसे ही होते हैं डिसीजंस, राइट। आप करियर का अपने डिसीजन लेते हो, ऐसे ही होता है भाई PCM लेनी है, कॉमर्स लेनी है, और उससे पूरी जिंदगी बन गई। डिसीजन लेने में इतना ही टाइम लगता है, लेकिन उसका जो एनालिसिस है, सारी मेहनत वहां की है। तो एनालिसिस इतने ज्यादा होते हैं अब डेटा के, वहां पर किसकी जरूरत पड़ेगी, डेटा एनालिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो डेटा एनालिस्ट फर्म बन चुकी है,
पहले डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज करती थी, लेकिन अब पूरी पूरी फर्म्स बन चुकी हैं। ये फिर आप कोई कंपनी में जाओगे, वहां पर डेटा एनालिसिस डिपार्टमेंट है अलग से, ठीक है। तो आपको उनमें अप्लाई करना है जहां पर डेटा एनालिसिस का काम हो रहा है। आपको पता है वो कंपनीज तो ग्रो करेंगी ही करेंगी, क्योंकि भैया डेटा एनालिसिस में काम करती हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात? ये एक ऐसा सेक्टर है जो 110%, मतलब मैं स्टैम्प पेपर पे लिख के देख सकता हूं कि ग्रो होगा ही होगा। और फॉर्मल एजुकेशन नहीं है इसकी कोई कि आपका बीबीए इन डेटा एनालिटिक्स है 100 कॉलेजेस में, 1-2 कॉलेज प्रोवाइड करते हैं बस, राइट। सो आपको वो चीज पहचाननी पड़ेगी। आप अपने आप कर के सॉफ्टवेयर सीख के एक बार जॉब ले लो, फिर आप इसमें ग्रो करते चले जाओगे, ठीक है। सो ये है टोटल 6 सेक्टर्स। अब चलेंगे जरा नेक्स्ट एपिसोड की तरफ, और उसमें हम क्या डिस्कस करेंगे। भाई अब ये तो कंपनीज तो वो थी जहां पर हमें अप्लाई करना था, अब और भी ऐसी कंपनीज हैं जहां पर हमें अप्लाई नहीं करना है, जो डाउनफॉल की तरफ हैं। उन कंपनीज का हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कशन करेंगे। ये है हमारा एपिसोड नंबर 6, और इसमें हम डिस्कस करेंगे उन कंपनीज, उन सेक्टर्स के बारे में जहां पर आपको अप्लाई नहीं करना है, मतलब जिन पर कोरोना का इंपैक्ट हुआ है, ठीक है। फटाफट से आते हैं डिस्कशन पे। सेक्टर नंबर 1, सर्विस वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, क्लीनर्स, ऑफिस बिल्डिंग केयर टेकर्स, पार्किंग स्टाफ, मतलब जो भी सर्विस वर्कर से रिलेटेड जॉब है वो सब चली गई, ठीक है। तो उनका जो मैनेजमेंट था, जैसे पार्किंग स्टाफ मैनेजर होता है, उसकी सैलरी 30,000 से लेके 40,000 तक होती है मेट्रो सिटीज में, सब निकाल दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी सर्विस सेक्टर में वर्क कर रहा है और सर्विस वर्कर है या फिर लेबर वाले फॉर्मेट में है, किसी भी तरीके से इन्वॉल्व है, वहां पर आपको अप्लाई नहीं करना है। अगर उन कंपनी से आपके पास जॉब की रिक्वायरमेंट आए, तो जब बिल्कुल ही ऐसा लगे कि कहीं पर कुछ भी नहीं हो रहा, तब उन कंपनीज में जाना है, क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा जब तक कोरोना की सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाती। दिस इज सेक्टर नंबर 1। चलते हैं सेक्टर नंबर 2 की तरफ, जो कि है एंटरटेनमेंट एंड फिल्म इंडस्ट्री। थिएटर्स क्लोज हो चुके हैं, प्रोडक्शन हाउस बंद हो चुके हैं, कैमरामैन, रेगुलर स्टाफ, परफॉर्मेंस स्टेज वर्कर, कास्ट एंड क्रू, हर मूवी में 300 से 400 लोग इन्वॉल्व होते थे, सबकी जॉब जा चुकी है, ठीक है। तो ये सेक्टर इस टाइम पर प्रेजेंटली सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है। अगर आप कोई क्रिएटर हो, अगर आपके पास स्किल है कोई एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, तो आप अपने खुद के पेजेस बनाकर वहां पर पोस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। घर बैठ के एंटरटेनमेंट का बड़ा लेवल का काम नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर एक नॉर्मल कॉमेडी वीडियो भी बनानी है, उसके लिए रोड पर तो निकलना ही पड़ेगा। तो एंटरटेनमेंट मूवी के लिए तो सब कुछ ही रोड पर होता है, राइट। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में अप्लाई करने की सोच रहे हो, तो वापस से आप यू टर्न ले लीजिए, क्योंकि जब तक कोरोना नॉर्मल नहीं हो जाता, मिनिमम 1 ईयर ये इंडस्ट्री डाउनफॉल की तरफ रहेगी, उसके बाद ये बूम करेगी, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 या फिर सेक्टर नंबर 3, स्मॉल बिजनेस ओनर्स। बहुत ज्यादा ना छोटी छोटी दुकान थी, तो मुझे कंफ्यूजन हो रहा था कि मैं उसको कैसे समझाऊं। हमने इसको नाम रख दिया है स्मॉल बिजनेस ओनर। जिन ओनर्स के पास 3 से 4 एम्प्लॉइज थे, ठीक है ना, उन लोगों ने बहुत सफर किया है। उनकी फिजिकल शॉप है, किराना की दुकान है, या कोई भी स्मॉल बिजनेस ओनर है जो 3 से 4 एम्प्लॉय के बेसिस पर अपने घर को चलाता था, उनका बिजनेस बहुत ज्यादा इंपैक्ट हुआ है। क्योंकि मैं आपको अगर बताऊं ना, उनके पास 3 से 4 महीने बिजनेस चलाने के पैसे होते हैं। जो स्मॉल बिजनेस ओनर होते हैं ना, 4 महीने का पैसा होता है। अगर 4 महीने में उनकी कोई कमाई नहीं हुई, तो फिर वो बिजनेस को बंद करने की सोचने लगते हैं, ठीक है। तो ये स्मॉल बिजनेस ओनर्स के साथ गड़बड़ हो गया। पहले फर्स्ट वेव जो था, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, उन्होंने कैसे भी मैनेज कर लिया था लोन वगैरह लेकर। लेकिन जब सेकंड वेव आया, उसमें बहुत सारे स्मॉल बिजनेस ओनर्स डाउन हो गए हैं, बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो चुके हैं। तो या तो आप उनमें इन्वॉल्व थे, या फिर आप सोच रहे हो किसी स्मॉल बिजनेस ओनर की हेल्प करने का, बिल्कुल मत कीजिए। आपके लिए फाइनेंशियली वो अच्छा नहीं होगा। आप अगर एनजीओ फॉर्मेट में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्मेट में जाना चाहते हो, या फिर आप बिना पैसे के किसी के लिए काम करना चाहते हो, वो चीज़ अलग है। लेकिन पैसे की दिक्कत आपको स्मॉल बिजनेस ओनर के साथ रहेगी ही रहेगी, ठीक है। ये बात आप याद रखना। पॉइंट नंबर 4, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। सारे कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्लैट, पार्क, बिल्डिंग, मॉल, सब कुछ बंद हो चुका है, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्शन कंपनी तो रातों रात बंद हो गई। ऐसा हुआ कुछ कंस्ट्रक्शन कंपनीज के साथ। माइनिंग वर्कर, जो कोयला वगैरह निकालते हैं ना, जो मिनरल्स निकालते हैं खान में से, या फिर बहुत बड़ी बड़ी हमारी जो पहाड़ होते हैं उनमें से, वो सारी कंपनीज बंद हो चुकी हैं। टाइम लगेगा उनको वापस आने में। उसका रीजन है, भाई आप माइनिंग घर से थोड़ी कर सकते हो। आपको अगर कोयला निकालना है, कोयला एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो घर से नहीं होगा। उसके लिए तो आपको जाना पड़ेगा लोकेशन पर, और अकेले भी नहीं कर सकते, उसमें भी टीम की जरूरत है। टीम वाले काम आपको पता है कि कोरोना की वजह से भी हो नहीं रहे हैं, ठीक है। सो माइनिंग, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, ये जो जितनी भी कंपनीज हैं, इनमें बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना है। भले ही आप फाइनेंस रोल के लिए कर रहे हो, लेकिन जब इंडस्ट्री ही डाउन है, तो काहे का फाइनेंस, काहे का टेक, राइट। पॉइंट नंबर 5, वर्कर्स ऑफ फिजिकल शॉप्स। मॉल में जितने भी सेल वर्कर होते थे, मार्केट्स में जितने भी सेल्स के वर्कर होते थे, किराना स्टोर पे जितने लोग थे, रेस्टोरेंट वेटर थे, सबकी जॉब जा चुकी है। हर दुकान ने अपने भरोसे के एम्प्लॉय को रखा है, बस समझ लो मेरी बात, अपने भरोसे के एम्प्लॉय को रखा है। बाकी उन्होंने सारे एम्प्लॉयज को निकाल दिया है। सब एम्प्लॉयज अपने गांव में जा चुके हैं, या फिर अपने घरों में हैं,
आप मेरी बात समझ रहे हो? तो जो फिजिकल शॉप ओनर्स हैं उन पर तो दिमाग ही मत लगाओ कि मैं इनके पास जाके इनकी हेल्प करूं, नहीं, वो हायर नहीं करेंगे क्योंकि अभी बिजनेस नहीं चल रहा है। जब पैसा आता नहीं है ना तो लगाने का भी मन नहीं करता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? जब उनके बिजनेस चलेगा अपने आप उनका मन कर जाएगा, चलो भाई ये करते हैं, चलो भाई वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अप्लाई नहीं करना है फिजिकल शॉप्स में। पॉइंट नंबर 6, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्ड कंपनी। बहुत ही ब्रॉड ले लिया है मैंने। ट्रैवल, ओयो, त्रिवागो, मेक माई ट्रिप, इन कंपनीज में नहीं जाना है। टैक्सी, ओला, उबर, यहाँ पर नहीं जाना है। एरोप्लेन कंपनीज, इंडिगो, एयर इंडिया, एयर एशिया, जितनी भी कंपनीज हैं उनमें नहीं जाना है। टूरिज्म गाइड की कंपनीज, जो आपको पता है गाइड वगैरह प्रोवाइड करती थी कि चलो सर हम आपको पूरा ये एरिया दिखाते हैं, वो वाले जो गाइड थे, वो सारी कंपनीज। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सब बंद हो चुकी हैं, हजारों जॉब्स जा चुकी हैं। तो अगर आपको अप्लाई करना है तो मैंने जो आपको प्रीवियस एपिसोड के सेक्टर्स बताए थे वहां पर करो। इन सेक्टर्स में आपको अभी 1 से 1.5 साल प्रॉब्लम आएगी। जिस दिन कोरोना वर्ड न्यूज चैनल से रिमूव हो गया उस दिन मानिए कि आप ये कंपनीज प्रॉपर फंक्शन करना स्टार्ट करेंगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि ये सारा का सारा डिपेंडेंसी ही इनका ट्रैवल पर है और ट्रैवल अभी अच्छे से बैन है। ठीक है, और अगर चल भी रहा है तो 30, 40, 50% एफिशिएंसी पे। वो होता क्या है 50% एफिशिएंसी, उसका मतलब 0 ही है। ऑलराइट, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन वर्कर्स। पॉइंट नंबर 7, मैकेनिकल कंपनीज जो गाड़ी के पार्ट्स बनाती हैं, बाइक के पार्ट्स बनाती हैं, वो सब बंद हो चुकी हैं। कॉपी बनाने वाली कंपनी, कार बनाने वाली कंपनी, स्कूटर बनाने वाली कंपनी, टॉफी बनाने वाली कंपनी, जो काम फैक्ट्री में जाकर होगा वो सारी कंपनीज इस टाइम बंद हैं। सिर्फ जो एसेंशियल गुड सर्विसेज वाली कंपनी है, फैक्ट्रीज हैं, वो चल रही हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि अगर आप इन कंपनीज में फाइनेंस फील्ड में थे, टेक में थे, वेबसाइट मैनेजमेंट में थे, मैन्युफैक्चरिंग में थे, तो आपकी जॉब भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई होगी। अब हमें यहाँ से सीख क्या मिली कि हमें इन कंपनीज में अप्लाई नहीं करना है जो घर से काम नहीं करा सकती। कॉमन पॉइंट वही आ रहा है, आप ये घर से नहीं कर सकते, ट्रैवल आप घर से नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चरिंग आप घर से नहीं कर सकते। अप्लाई वहां पर करना है जो काम घर से हो सकते हैं। ठीक है, क्लैरिकल और ऑफिस वर्कर्स। पॉइंट नंबर 8, ऑफिस मैनेजमेंट में इतनी बड़ी बड़ी टीम्स इन्वॉल्व होती थी। स्टेशनरी, भाई आपको पता है जब आप पढ़ने बैठते थे बचपन में तो पेंसिल वगैरह खो जाती थी। अब ऑफिस में तो हजारों पेंसिल चाहिए, इतने बड़े बड़े ऑफिस हैं, तो वहाँ पे स्टेशनरी मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा लोग होते थे। ऑफिस की कैंटीन, बहुत ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते थे कैंटीन में। ऑफिस रिपेयर मेंटेनेंस, डेली कुछ ना कुछ ऑफिस में खराब रहता है बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, सब जॉब्स जा चुकी हैं। कहते हुए थोड़ा सा गला भी मेरा बैठ गया मतलब लग रहा है कि ये क्या हो रहा है इंडिया में, लेकिन ये सारी जॉब्स जा चुकी हैं, हजारों लोग अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। तो जो कंपनी आपको इन प्रोफाइल पर बुला रही है, कैसे भी आप ऑफिस कैंटीन मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो या फिर स्टेशनरी मैनेजमेंट में इन्वॉल्व हो, मत जाओ, यहाँ पर आपको नुकसान होगा। एट द एंड आपको प्रॉब्लम होनी ही होनी है क्योंकि ये सेक्टर ग्रो नहीं कर रहा है। मैंने आपको बॉटम लाइन क्या बताया भाई, एक तो आप वर्क फ्रॉम होम जॉब नहीं कर सकते, तो वो सेक्टर अभी काम का नहीं है। प्लस जिसमें अभी बिजनेस में पैसा ही नहीं आ रहा, अगर पैसा नहीं आ रहा है तो मालिक को जोर पड़ेगा पैसा देते हुए, वेदर दैट एम्प्लॉयर इज ऑफ $1 बिलियन और $1 मिलियन, चाहे वो एम्प्लॉयर 8,000 करोड़ का मालिक हो या फिर 800 रुपए का भी मालिक हो, अगर इनकम हो रही है तभी पैसा निकलता है। राइट, सो ये थे सारे सेक्टर्स जहां पर आप कोशिश करें अप्लाई ना करने की। जब बिल्कुल ही लगे कि कोरोना वर्ड न्यूज से जा चुका है, न्यूज़पेपर में नहीं आ रहा है, किसी की जुबान पर नहीं है, मास्क लगने बंद हो चुके हैं, तब आप इन सेक्टर्स को थोड़ा सा प्यार भरी निगाहों से देख सकते हैं और इनमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि होगा लास्ट एपिसोड। आपको जॉब में अप्लाई करते टाइम किन किन चीजों का ध्यान रखना है, अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा। आप यहाँ तक आए हो और आपने वो नहीं सुना तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो सुनने के बाद ये पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, फिर आप बिल्कुल तैयार हो जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए। ये है हमारे इस कोर्स का फाइनल एपिसोड, दैट इज एपिसोड नंबर 7। यहाँ पर हम कुछ पॉइंटर्स का डिस्कशन करेंगे, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है जब आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो या फिर करने वाले हो। इन टोटल 7 पॉइंटर्स हैं और बहुत ही क्विक कंटेंट मैं आपको यहाँ पर दूंगा, कोई भी फालतू का ज्ञान नहीं है, वो ज्ञान है जो आपके काम आएगा। चलते हैं पॉइंट नंबर 1 की तरफ। अब ज्ञान वर्ड यूज किया है तो वही हमारा हेडिंग है, रिज्यूमे का ज्ञान। देखो ध्यान से सुनना, अगर आप अभी तक डॉक में, वो जो गूगल डॉक होता है या फिर वर्ड डॉक होता है, उसमें अपना रिज्यूमे शेयर करते हो तो भाई प्लीज मेरे से हाथ जुड़वा लीजिए, लेकिन उसमें अपना रिज्यूमे शेयर करना बंद कर दो। canva.com, canva.com, यहाँ पर बहुत सारे फ्री में रिज्यूमे टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं, उनमें से आप कोई भी टेम्पलेट यूज करो और अपने रिज्यूमे को थोड़ा सा कलरफुल बनाओ। ठीक है, रिज्यूमे बनाने के बाद उस रिज्यूमे को आपको शेयर करना है कुछ वर्किंग प्रोफेशनल्स को। उनको दिखाओ कि भाई कोई ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई सिली मिस्टेक्स तो मैंने नहीं करी इसमें जो इंटरव्यूअर को पसंद ना आए। तो ये इससे आपको क्या होगा, क्वालिटी चेक हो जाएगा, वो जरूरी है। प्लीज वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ अपना फाइनल रिज्यूमे आप शेयर करें। ठीक है, अपने रिज्यूमे को 1 पेज का रखना है, ये तो आप सब बहुत बार पढ़ चुके हो क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं होता इंटरव्यूअर के पास एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने का। ठीक है, और खास करके कोरोना टाइम में आपको एक चीज जरूर अपने रिज्यूमे में लिखनी है जिसकी वजह से आपका रिज्यूमे दुनिया से अलग हो जाएगा, वो है रिमोट वर्किंग। रिमोट वर्किंग आजकल की कंपनी में नेसेसिटी बन चुका है।
भाई घर के शोर में मीटिंग्स अटेंड करना, आलस में ना आना, रात को 10 बजे भी काम करना, एक्टिव रहना, टाइम से अपने काम को पूरा करना, टीम को मैनेज करना, टीम के साथ लीडरशिप में भी फोकस करना, ये सारी चीजें घर से करनी है। तो आप अपने रिज्यूमे में लिख सकते हो एफिशिएंट इन रिमोट वर्किंग या फिर रिमोट वर्किंग प्रोजेक्ट्स इन पास्ट। भले ही आपने 1 या 2 प्रोजेक्ट छोटे छोटे फ्रीलांस पे किए हों 10-10 दिन के लिए, तो वो रिमोट वर्किंग ही तो था, वो आप घर से ही तो कर रहे थे। तो आप उनको यहाँ पर इस टाइप से शोकेस कर सकते हो। इसलिए कहते हैं कभी भी मेहनत वेस्ट नहीं जाती। तो कोई अगर आपने छोटा सा भी काम किया था उसको यहाँ पर आप रिमोट वर्किंग में दिखा सकते हो, ठीक है। तो उससे एक पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा कि भाई जो इंटरव्यूअर को चाहिए रिमोट वर्किंग, वो आपने अपने रिज्यूमे में लिखा है, बिना बोले आपने कम्युनिकेट कर दिया है, ठीक है। यह है पॉइंट नंबर 1। अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 की तरफ, इंटरव्यू की बातें। अगर घर से इंटरव्यू कंडक्ट होगा तो वो कैसे होगा? जूम, गूगल मीट पर, या फिर उस पर्टिकुलर कंपनी का अपना सॉफ्टवेयर होगा। यही 2 तरीके हैं। तो यहां पर अब आपको तैयारी करनी है। अपने लैपटॉप या फिर अपने वेब कैम को आपको ऐसे सेट करना है कि आपका जो चेहरा है वो इधर उधर ना आए। मतलब आप ऐसा नहीं कि आज इंटरव्यू 12 बजे है, चलो भाई 11:15 बजे एक बार बैठ के कैमरा सेट कर लेते हैं। नहीं, 2 दिन पहले से लग जाओ। अपने रूम को बिल्कुल समझ लो अच्छे से कि भाई किस साइड मुझे कैमरा रखना है, कहाँ पर लाइटिंग प्रॉपर होगी, कहाँ पर मेरा फेस अच्छे से आएगा, कहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम इंटरव्यूअर को समझने में मुझे नहीं होगी। हो सकता है कुछ घर में ऐसा होता है कि 1 से 2 रूम में सिग्नल नहीं आते, तो वहां पर आपकी वीडियो कॉल गड़बड़ हो सकती है। तो आप उन रूम में जाकर बैठो, वहीं पर तैयारी करो जहां पर अच्छे से सिग्नल आते हैं, ठीक है। इसका मतलब डिजिटल इंटरव्यू की तैयारी करो। अब आपको लगता है कि मैं वीडियो पर कैसा लगूंगा, आपको डाउट है, तो आप मोबाइल सामने रखकर रिकॉर्ड कर सकते हो। जैसे आपका बेसिक क्वेश्चन इंटरव्यू का क्या होता है, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो इस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो मोबाइल सामने रखकर। फिर उस वीडियो को देखो, अच्छा इस वीडियो में मैं थोड़ा परेशान तो नहीं लग रहा, मैं थोड़ा डरा हुआ तो नहीं लग रहा, मेरे चेहरे पर हल्की सी एंग्जाइटी तो नहीं आ रही है, परेशानी तो नहीं आ रही है, मैं अनकंफर्टेबल तो नहीं आ रहा ये आंसर बोलते हुए। इन सब चीजों पर फोकस करो। अगर लग रहा है तो उसको इंप्रूव करो। मतलब डिजिटल इंटरव्यू की तैयारी करनी है, खाली इंटरव्यू की नहीं करनी है, डिजिटल इंटरव्यू की करनी है, ठीक है। इंटरव्यू में बैठने से पहले अच्छे से ड्रेसअप भी होना है। ड्रेसअप कैसे? शर्ट, पैंट, उसका भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि पूरा ड्रेसअप में क्या है। लेकिन ऐसा नहीं कि ऊपर तो शर्ट है और नीचे आपने शॉर्ट्स या फिर लोअर पहना है, जैसा भी चल रहा है। नहीं, प्रॉपर अपने ड्रेसअप करके बैठोगे तो एक कॉन्फिडेंस आएगा, मन करेगा इंटरव्यू में पार्टिसिपेट करने का, ठीक है। और जो इंटरव्यूअर आपकी बैकग्राउंड को देखेगा ना इंटरव्यू के टाइम पर, वो बैकग्राउंड भी आप नीट एंड क्लीन रखना, ठीक है। बैकग्राउंड्स तो हमारे हाथ में है ना, वो तो हमारे हाथ में है, हम कैसे भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं। बस उसको नीट एंड क्लीन रखना, शो ऑफ करने की जरूरत नहीं है, बस नीट एंड क्लीन रखने की जरूरत है, ठीक है। तो ये हैं कुछ इंटरव्यू के पॉइंट्स जो आपको बिल्कुल दिमाग में रखने हैं। दोबारा सुनना, मैंने बहुत जल्दी बहुत अच्छी बातें कही हैं इसमें, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, स्किल्स सीखते रहो। अगर आप एम्प्लॉयर हो, ठीक है, आपको जॉब देनी है, तो किसी एक पर्टिकुलर वर्किंग प्रोफेशनल के पास 4 साल पुरानी डिग्री है और किसी एक वर्किंग प्रोफेशनल के पास एक ऐसा सर्टिफिकेशन है जो उसने 2 महीने पहले ही कंप्लीट किया है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे? आप सर्टिफिकेट वाले को दोगे ना। अगर उसका डिग्री सेम हुआ तो फिर आप उसको सर्टिफिकेट की वजह से कहोगे कि चलो इसने सर्टिफिकेट किया है, इसको लेटेस्ट नॉलेज है, इसको जॉब पर रख लेते हैं। सेम ऐसा ही आपके साथ होगा। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, कोर्सेरा, ये बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, फ्री में भी और पेड फॉर्मेट में भी। आपको जो भी सर्टिफिकेट लगे कि ये मेरी लाइफ में, मेरे रिज्यूमे में वैल्यू ऐड कर सकता है, उस सर्टिफिकेशन कोर्स को आप करो, ठीक है। और पार्ट बना लो कि भाई एक किया है अपने, अभी 1 से 2 मंथ्स का एक रेस्ट लेते हैं, उसके बाद एक और सर्टिफिकेशन कोर्स कर लेंगे, उसके बाद जैसी रिक्वायरमेंट आएगी फिर एक और कोर्स कर लेंगे। अपने आप को अप स्किल करते रहो, उससे आपका रिज्यूमे फ्रेश रहेगा, ठीक है, हमेशा अप टू डेट रहेगा। मन करेगा इंटरव्यूअर का, चलो भाई इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने लगातार कंसिस्टेंटली मेहनत की है, तो वो आपको प्रेफरेंस देगा, ठीक है। यह है पॉइंट नंबर 3। आते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, अगर समझ गए तो कुछ भी नहीं है, नहीं समझो तो टेक्निकल है। पैसा कमाओ, जॉब नहीं। देखो जब रिसेशन का टाइम होता है ना, जो भी ये पेंडेमिक का टाइम है, ये रिसेशन का टाइम है, इसमें जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहला टारगेट रखो जॉब लेना, पैसे कमाना। ये मत सोचो कैसी जॉब मिल रही है, इंटर्नशिप मिल रही है, फ्रीलांस काम मिल रहा है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम है, कमीशन बेसिस पर काम है, ऑनलाइन ट्यूशन है, कुछ भी है। अभी वो जो सर्वाइवल है ना, सर्वाइवल, रोटी कपड़ा मकान, उसको ठीक करो। एक बार सर्वाइवल हमारा फिट हो गया, फिर चलेंगे हम आगे दूसरी जॉब पर, ठीक है। मतलब टेंशन फ्री हो जाओ कि भाई पहले तो पैसा चाहिए ना, करियर बाद में बनाएंगे, पहले पैसा चाहिए कि जिंदा रहेंगे तभी तो करियर बनेगा। थोड़ा सा दिल पर लगने वाली बात है, रोटी कपड़ा मकान अपना सिक्योर कर लो। अगर वो नहीं हुआ ना तो दिमाग उसी में ही घूमता रहेगा। तो कोई भी जॉब मिल रही है उसको उठा लो बस अपने प्रोफाइल पर, भले ही कम है ज्यादा है कुछ भी है, उठा लो कैसे भी। उसमें आपका टाइम इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। यह है पॉइंट नंबर 4। जब इकोनॉमी डाउन है, टारगेट रखो पैसा। ये मैं आपको पिछले रिसेशन से बता रहा हूँ, उनके जो इंटरव्यूज हैं पिछले रिसेशन के इंडिविजुअल्स के, उन इंटरव्यूज के बेसिस पर बता रहा हूँ। रिसेशन जब आता है टारगेट रखो सिर्फ और सिर्फ पैसा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5,
अगर रिसेशन आया है और आपने उसके बाद जॉब उठाई है, जॉब सर्च करते रहो। मैंने पिछले पॉइंट में क्या कहा था, कोई भी जॉब मिले ले लो अपने प्रोफाइल से रिलेटेड। आपने वो जॉब उठा लिया, अब वो सर्वाइवल की टेंशन खत्म हो गई, लेकिन अब करियर भी तो बनाना है भाई। माय करियर इज माय करियर, नन ऑफ योर करियर। करियर तो बनाकर हम छोड़ेंगे, जिंदगी में एक बार आए हैं तो कुछ बड़ा करके जाएंगे। तो हमारा जैसे ही सर्वाइवल क्लियर हुआ, हम लग गए अब अपने करियर में जो हेल्प करेगी उस जॉब को ढूंढने में। और भले ही उसमें 1 महीना लगे, 1 साल लगे, 2 साल लगे, लेकिन हम ढूंढते रहेंगे और एक ऐसी जॉब लेकर आएंगे जो हमारे करियर में भी हेल्प करेगी और जो हमें पैसा भी कमा के देगी। मेरी बात समझ रहे हो आप? जो हमें करियर में भी हेल्प करेगी और जो हमें पैसा भी कमा के देगी। और जब वहां पर सब कुछ फाइनल हो जाएगा, तुरंत उस जॉब में आप चले जाओ, पुरानी जॉब अपनी छोड़ दो, लेकिन एक साथ में जॉब रखो। हर बॉल पे सिक्सर नहीं लगता, सिंगल डबल भी लेने पड़ते हैं। तो सिंगल डबल वाली एक जॉब रखो और सिक्सर की तैयारी करनी है। पॉइंट नंबर 6, ड्रेस कोड रखना है इंटरव्यू का। ये मैंने इंटरव्यू में जान के नहीं रखा, नहीं तो कुछ बच्चे इसको स्किप भी कर देते हैं। देखो क्या नहीं पहनना, गर्ल्स पर्सपेक्टिव में शॉर्ट स्कर्ट्स नहीं पहननी है, सैंडल्स नहीं पहननी है, शॉर्ट्स नहीं पहनने हैं। लड़के जीन्स नहीं पहननी है, स्नीकर्स नहीं पहनने हैं, शॉर्ट स्लीव्स के कपड़े नहीं पहनने हैं। वो जो ग्राफिक बने होते हैं ना टी शर्ट पे बड़े बड़े, वो ग्राफिक वाली टी शर्ट नहीं पहननी है। ऑफलाइन में तो आप कह देते थे कि भाई मैं सुबह 100 किलोमीटर दूर से आया हूँ तो मेरी शर्ट खराब हो गई थी, इसलिए मैंने ये टी शर्ट पहनी है। वहाँ पर एक्सप्लेनेशन हो जाता था, लेकिन ऑनलाइन में नहीं होगा। यहाँ पर तो आप घर पर ही बैठे हो। तो अगर आप मेन हो या लड़के हो, देन आप व्हाइट या ब्लू शर्ट पहने, उस पर एक आप फॉर्मल पैंट, ठीक है, और शूज ब्लैक या फिर ब्राउन, एक वॉच, मोर देन इनफ, बस। ठीक है, गर्ल्स हैं तो आपका भी जो बेसिक है किटन हील्स और क्लासिक एसेसरीज, या एक छोटी सी वॉच या फिर एक आप ब्रेसलेट या फिर इयरिंग बहुत बेसिक वाले वो आप यूज कर सकते हो, या फिर लॉन्ग स्लैक भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिक बिल्कुल रखना है, जितना बेसिक हो सके। ठीक है, और विदाउट मेकअप बैठना है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, विदाउट मेकअप बैठना है। ऑलराइट, मैंने आपको सारा का सारा बाकी इंटरव्यू राउंड में बता दिया है, जो भी हमने पॉइंटर ऊपर डिस्कस किया था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पॉइंट नंबर 7, अपने पर ध्यान दो। अपने पर ध्यान दो यार, अपने आप को समझो, अपनी खुद की करियर काउंसलिंग करो। देखो हम हैं तो दुनिया है, हम नहीं तो कुछ भी नहीं। ठीक है, तो अपनी रिस्पेक्ट करो, अपने पर ध्यान रखो, अपने से प्यार करो, अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि यार ये जॉब मेरे लिए ठीक रहेगी नहीं रहेगी। दिल पर हाथ रखो कि मैं ये जॉब दुनिया से बचने के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं ये जॉब पैसा कमाने के लिए कर रहा हूँ, या फिर मैं ये जॉब फैमिली के प्रेशर की वजह से कर रहा हूँ, या फिर मैं ये जॉब अपने मन से कर रहा हूँ। समझ रहे हो आप मेरी बात? अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, खुद की करियर काउंसलिंग करो। क्योंकि एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जिंदगी एक मौका सबको देती है छलांग मारने का, या तो उसमें जान लगा दो या फिर जाने दो। तो वो जो छलांग मारने का मौका है ना, वो तभी मिलेगा जब आप अपने आप को समझ पाओगे, इतने आपके अंदर पावर होगी कि आप अपने आप से मुकाबला कर सकते हो। अगर आपने अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया, फिर आप इस दुनिया में हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अपने आप को थोड़ा सा समझो। ठीक है जी, इसी के साथ ये कोर्स होता है फिनिश। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुमूल्य फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।